तो दोस्तों, आज का एनिमे थोड़ा अलग होने वाला है। मिस्टीरियस, डार्क और हिडन मीनिंग से भरा हुआ है। इसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि इसके हर सीन के पीछे लॉजिक और डेप्थ छिपी है। तो देखते हैं तुम्हारा आईक्यू सच में उतना हाई है या नहीं, जितना तुम सोचते हो। चलो शुरू करते हैं इस एनिमे का रिकैप और देखते हैं कौन इसे समझ पाता है और कौन बस देखकर निकल जाता है। तो ये स्टोरी शुरू होती है टोक्यो में मेजी एरा के 30वें साल में, जब सरकार ने एक अजीब सी पॉलिसी लागू की थी जिसमें सुपर नेचुरल बींग्स यानी राक्षस, स्पिरिट्स और घोस्ट को सोसाइटी से पूरी तरह मिटाने का आदेश था। और इसी दौर में हमारा मेन हीरो सामने आता है, वो जो थिएटर ट्रूप में डीमन स्लेयर ब्रदर के नाम से जाना जाता था। उसकी ताकत इतनी इंसेन थी कि वो अपने नंगे हाथों से किसी को भी मिट्टी में मिला सकता था। एक शो के दौरान उसने स्टेज पर ही एक क्रिकेट स्पिरिट को लिटरली वन पंच में उड़ा दिया पूरे क्राउड के सामने। और बिलीव मी, उस सीन के बाद ऑडियंस शॉक में थी, यहाँ तक कि ट्रूप का लीडर भी उसे मॉन्स्टर कहने लगा था। एक दिन बाकी दिनों की तरह स्ट्रीट्स में लोग खाने पीने की चीज़ों के लिए भाग दौड़ कर रहे थे, वहीं हमारा हीरो अपनी फेवरेट ड्रिंक खरीदने के लिए निकलता है। लेकिन जब लिकर शॉप का मालिक उसके शरीर पर पड़े काले निशान देखकर उसे गलती से डिजीज्ड समझ लेता है, तो हीरो के अंदर पुराने जख्म फिर जाग उठते हैं। याद है उस आदमी की जिसके हाथ में खूबसूरत स्टिक थी जिस पर सिर्फ एक अक्षर लिखा था, एम। वो मेमोरीज टॉर्चर जैसी थी, बॉडी और माइंड दोनों को तोड़ देने वाली। खैर, वो खुद को संभालता है और आगे बढ़ता है। तभी उसकी नज़र पड़ती है कुछ गांव वालों पर जो एक छोटी सी बिल्ली को मारने पर तुले हुए थे। उन्हें लगा वो बिल्ली कोई डीमन है। किसी ने तो यहाँ तक कह दिया कि तू डीमन स्लेयर है, जल्दी से इसे खत्म कर दे। लेकिन हमारे भाई ने साफ मना कर दिया। उसने उस इनोसेंट बिल्ली को बचा लिया और भीड़ गुस्से में वहाँ से चली गई। लेकिन यहीं से स्टोरी एक वियर्ड मोड़ लेती है। उसी रात हीरो का सामना एक बड़ी बिल्ली से होता है जो असल में डीमन निकली। वो बिना टाइम गवाए अपने आइकॉनिक पन से उसे भी हरा देता है। थका हुआ वो आराम करने ही वाला था कि तभी एक औरत मेड की ड्रेस में उसके पीछे पीछे आती है, हाथ में एक अजीब केज लिए। वो उसका रास्ता रोकती है और बिना कुछ कहे एक लंबी राइफल निकाल लेती है जिस पर बायोनेट लगा होता है। लेकिन वो चाहे जितनी तेज़ हो, हमारे डीमन स्लेयर भाई से ज़्यादा तेज़ नहीं थी। हीरो ने इतनी जल्दी मूव किया कि उसने लिटरली उसकी बंदूक की नली में अल्कोहल डाल दी। लेकिन मेड भी कम नहीं थी, उसने बायोनेट से तेज़ वार किया और दोनों के बीच एक इंटेंस फाइट शुरू हो गई। थोड़ी देर बाद भाई अपनी प्योर स्ट्रेंथ से जीत जाता है। तभी एक मिस्टीरियस आवाज़ सुनाई देती है जो कहती है कि वो उसकी रूडनेस को माफ़ कर देगी। ये आवाज़ केज से आ रही थी और केज के अंदर एक बोलता हुआ सिर था, इमॉर्टल ब्यूटी रिंडो एना का। और यहीं से असली ट्विस्ट शुरू होता है। उस केज ने ना सिर्फ अपनी पहचान बताई बल्कि हीरो की भी सच्चाई खोल दी। वो असल में एक हाइब्रिड था, आधा इंसान आधा डीमन। उसके अंदर जबरदस्ती कई डीमंस के अंग लगाए गए थे और अब वही राक्षसी हिस्से धीरे धीरे उसके पूरे अस्तित्व को खा रहे थे। वो अपने अंदर की डीमन को यूज़ करके बाकी सुपरनेचुरल बीइंग्स को ख़त्म करता था। लेकिन ऐसा करने से उसकी लाइफ फोर्स हर बार कमज़ोर पड़ जाती थी, उसकी उम्र भी घट रही थी। इसलिए वो स्टेज के बाहर किसी को मारने से बचता था। अब सोचो, आयरनी ये थी कि वो बोलता हुआ केज यानी रिंडो उससे खुद को मारने की रिक्वेस्ट कर रहा था ताकि उसकी लाइफ एनर्जी उसे मिल सके। रिंडो एना जो 947 सालों से जिंदा थी, हमेशा 14 साल और 3 महीने की लड़की के रूप में बनी रही। उसके साथ हमेशा उसकी मेड शिजुको रहती थी। लेकिन अब सवाल ये था कि रिंडो का सिर्फ सिर ही क्यों बचा था, उसका शरीर कहाँ गया? असल में एक डीमन ने उसका सिर काट दिया था। डीमन के बनाए घाव कभी हील नहीं होते, इसलिए उसे मर जाना चाहिए था। लेकिन अटैकर खुद भी हाफ डीमन था, इसलिए वो बच गई। दुर्भाग्य से उसका शरीर गायब हो गया। उसने बताया कि उस मास्क्ड अटैकर ने उसका बॉडी ले लिया और उसे बस इतना ग्लिम्स दिया कि उसका मास्टर कौन है। वो आदमी जिसके हाथ में वही एम मार्क स्टिक थी, वही मॉन्स्टर जिसने हमारे डीमन के अंदर डीमंस का ट्रांसप्लांट किया था। उसी समय थिएटर ट्रूप के बाकी लोग वहां पहुंच गए, तो उन्हें वहां से निकलकर किसी दूसरी जगह बात करनी पड़ी। रास्ते में डीमन स्लेयर भाई ने आखिरकार अपना नाम बताया, शुनिची सुगुरु। शुनिची ने कन्फेस किया कि वो ट्रूप में इंटेंशनली गया था। उसे पता था कि अगर वो अपनी डीमन पावर्स का ज़्यादा यूज़ करेगा तो जल्दी मर जाएगा, और वो उसी तरीके से मरना चाहता था, स्टेज पर ऑडियंस के सामने एक स्पेक्टिकल की तरह। लेकिन अगर वो कंट्रोल खो देता तो वो उन सब का वध भी कर सकता था। वो लोग जो उसकी ताकत देखकर उसे एडमायर करते थे। यही था उसका ट्विस्टेड आर्ट, एक बैलेंस बनाना ह्यूमंस और डीमंस के बीच में। रेंडो को ये सुनकर एहसास हुआ कि उसने अपनी ह्यूमन सीमा बहुत पहले पार कर दी है। रेंडो चाहती थी कि शुनिची उसकी बात मान ले, लेकिन वो तैयार नहीं हुआ। उसे गुस्सा था कि जब बॉडी वापस पाने का मौका था तब उसने मौत को चुना।
आखिरकार उसने डील रखी कि वो उस बूढ़े आदमी का पीछा करेगा जिसके पास एम वाली स्टिक थी और उसकी लाश वापस लाएगा। बदले में रिंडो से ज़्यादा जीने का तरीका बताएगी। रिंडो ने कहा कि वो उसकी बॉडी का एक हिस्सा खा सकता है जिससे उसकी उम्र बढ़ेगी, लेकिन शुनिची ने साफ मना कर दिया कि वो उसके वाइटल पार्ट्स नहीं खाएगा। तो उसने सिर्फ उसकी सलाइवा चुनी और वहीं हुआ उनका पैशनेट किस जो एक इटर्नल बॉन्ड की तरह था। अब सीन बदलता है। साल 1898 फ्रांस के ईस्टर्न पार्ट में एक पिता और उसका बेटा साथ में डियर हंटिंग पर जाते हैं। पिता के पास राइफल है, बेटा रॉन बस मशरूम्स इकट्ठे कर रहा है। हिरन मारा जाता है, लेकिन गोली से नहीं। पिता को गन चलाना नहीं आता था, वो बस दिखावा कर रहा था क्योंकि लोगों को प्रूव करना चाहता था कि वो नॉर्मल इंसान है, वैम्पायर नहीं। ये उनका तरीका था सोसाइटी में फिट होने का। लेकिन उसी सोसाइटी में अब वैम्पायर्स के खिलाफ खून खौल रहा था। एक दिन तो फादर खुद हंटर के हाथों ऑलमोस्ट मर गया था। उसके बाद उसने सिल्वर स्टेक तहखाने में छुपा दिया ताकि परिवार को नुकसान ना पहुंचे। लेकिन आज तहखाने का ताला टूटा था और स्टेक लहू से लथपथ था और घर में चारों तरफ बेचैनी। वो सबको ढूंढता है, बेटा ठीक, कुक ठीक, छोटी बेटी मेड के साथ गाना गा रही है, लेकिन एक नहीं मिल रही, उसकी वाइफ। वो कुर्सी पर बैठी थी, छाती में बड़ा सा जख्म लिए, खून ऐसे गिर रहा था जैसे गुलाब की पंखुड़ियाँ। वो खुद बैरन थी, पर फिर भी परिवार के लिए ह्यूमंस को सहन कर रही थी। और आयरनी ये कि मीडिया ने उसकी मौत तक को सेंसेशनल बना दिया। ये वर्ल्ड ना ह्यूमंस का था ना डीमंस का, बस क्रुएल्टी और सर्वाइवल का मिक्स। तो कहानी यहाँ से और डार्क हो जाती है। उस महिला की इतनी ब्रूटल हत्या के बाद भी सबको पूरा यकीन था कि हत्यारे पर कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा, क्योंकि सोसाइटी का मानना था कि वैम्पायर्स के तो ह्यूमन राइट्स होते ही नहीं। सोच के देखो कितना ट्विस्टेड माइंडसेट था वो। बैरन की फैमिली ने तो सालों पहले एक एग्रीमेंट पर साइन कर दिया था जिसमें लिखा था कि वो इंसानों का खून नहीं पिएंगे और बदले में उन्हें इंसान जैसा सम्मान मिलेगा। वो वुमन तो अपने बच्चों को रेगुलरली चर्च भी लेके जाती थी। लेकिन आयरनी देखो, उसी फेथ वाली दुनिया ने उसकी वाइफ को सिर्फ इसलिए मार डाला ताकि उसे याद दिलाया जा सके कि वो कभी ह्यूमंस के बराबर नहीं हो सकते। और जैसे ही बैरन का शैडो दिखा, मीडिया ने उसे चारों तरफ से घेर लिया, हर खबर को मैनिपुलेट कर दिया। लेकिन वहाँ एक 14 साल की जर्नलिस्ट थी, कुबा, जो सच में बिलीव करती थी कि बैरन फैमिली को जस्टिस मिलना चाहिए, और जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन रोक रही थी वो प्योर डिस्क्रिमिनेशन था। बैरन उसकी बातों से थोड़ा इमोशनल हुआ और बताया कि उन्होंने खुद 2 लेजेंडरी डिटेक्टिव्स को हायर किया है जो सुपरनेचुरल केसेस में एक्सपर्ट्स थे। उनके नाम थे रिंडो, जिसे लोग बर्ड केज मैसेंजर भी कहते थे, और शुनिची सुगुरु, वही डीमन स्लेयर ब्रदर। ये दोनों पूरे यूरोप में कई केसेस सॉल्व कर चुके थे। अब वो शिजुको के साथ घोड़ा गाड़ी में बैठे बैरन के मेंशन की तरफ जा रहे थे, मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए। जैसे ही वो पहुंचे, थोड़ा फनी सा सीन हो गया। हमारा शुनिची उस कोचमैन को पूरा पेमेंट देने में भी झिझक रहा था, लिटरली 1 फ्रैंक कम देने की कोशिश कर रहा था, जबकि हिंडो समझ सकता था कि वो ड्राइवर किस हालत में है, ड्रंकन हैबिट्स, वाइफ की डांट, घर के फाइट, सब कुछ। लेकिन शुनिची ने उसे अंदर भेज दिया कि जाकर बैरन फैमिली से पेमेंट ले ले। बैरन ने शालीनता से उसे हॉल में बुलाया और किराया चुका दिया। उस वक्त रूम में सिर्फ बैरन, उसके 2 बेटे और हमारे तीनों डिटेक्टिव्स थे। शुनिची और रिंडो ने इंट्रोड्यूस करना शुरू किया, पर थोड़ी देर में माहौल ऑकवर्ड हो गया। सबकी नज़र मेड शिजुको पर टिकी हुई थी। और तभी एक शॉकिंग ट्विस्ट आता है। जब शिजुको सामान लेकर अंदर आती है, बैरन और उसके बेटे हैरान हो जाते हैं, क्योंकि असली रिंडो तो कोई लड़की नहीं थी, बल्कि वो बर्ड केज था जिसमें सिर्फ उसका सिर था। उनके चेहरे पर डिसबिलीफ साफ दिख रहा था। जब रिंडो ने कामली बताया कि उसका बॉडी अभी तक मिसिंग है, तो सब स्टन रह गए। उसने सीधे बैरन से पूछा कि उसकी वाइफ का बॉडी कैसे मिला, हालांकि ये सब न्यूज़पेपर में ऑलरेडी लिखा था। बैरन ने धीरे से जवाब दिया। उनके परिवार में 5 लोग थे, हस्बैंड, वाइफ और 3 बच्चे, 2 बेटे, एक छोटी बेटी। उनके साथ 2 सर्वेंट्स भी थे, एक बटलर जो बैरन का पुराना दोस्त था और एक इनोसेंट मेड। वो वुमन जॉब नहीं रही, फर्नीचर रिपेयर करने की शौकीन थी। घर हमेशा हैमर की आवाज़ों से गूंजता रहता था। उसके कमरे में 2 असली तलवारें टंगी थीं, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसके बेटे के कमरे में। रिंडो ने अचानक पूछा, लाश का क्या किया गया? बैरन ने ईमानदारी से बताया, उसे दफनाया गया, क्योंकि वैम्पायर बॉडीज जल्दी सड़ जाती हैं। सौभाग्य से घर में कैमरा था, तो उसने अपनी वाइफ के लास्ट मोमेंट्स की फोटोग्राफ्स खींच ली थी। जैसे ही रिंडो ने तस्वीर देखी, उसने तुरंत अनुमान लगा लिया मर्डर वेपन स्टेक था, और अटैकर ने वार तब किया होगा जब महिला सो रही थी, क्योंकि रेजिस्टेंस का कोई निशान नहीं था। उसने ये भी नोटिस किया कि होली वाटर की बोतल पर खून का छोटा सा स्टेन था, मतलब उसकी डेथ के बाद ही उस पर होली वाटर छिड़का गया था। ये सब देखकर रिंडो के मन में एक साथ 7 शक उठे,
और उसने शुनिची से कहा कि इन सब पॉइंट्स को बैरन फैमिली के सामने रखें। पहला डाउट, जब वैम्पायर्स की सेंस इतनी तेज होती है तो लेडी हैना क्यों नहीं जागी? दूसरा, हत्यारा आधी रात को ही क्यों आया जबकि वैम्पायर्स रात में और पावरफुल होते हैं? तीसरा, होली वाटर की बोतल इतनी छोटी थी तो हत्यारे ने उसे वहीं क्यों छोड़ा? चौथा, उसे इतनी एग्जैक्ट जानकारी कैसे थी कि स्टेक कहाँ रखा है और महिला का शेड्यूल क्या है? पांचवा, उसने मर्डर के बाद वेपन को वापस स्टोर रूम में क्यों रखा? और छठा, रिंडो कुछ बोल ही रही थी कि शुनिची बीच में बोल पड़ा क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन के बीच लिटरली अपनी उंगलियों से जेस्चर्स बना बना के एक्सप्लेन कर रहा था। माहौल थोड़ा कॉमेडिक हो गया था। तभी बैरन की छोटी बेटी चुपके से कमरे में आई। हमारे हीरो की हरकतें देख के डर गई, जोर जोर से रोने लगी और भाग गई। उस पल में पूरे हॉल में एक अजीब चुप्पी छा गई। डिनर टाइम पे माहौल फिर बदल गया। टेबल पे लग्जूरियस फूड सजा था। शुनिची और वो फुलिश कोचमैन तो मजे से खा रहे थे, लेकिन बैरन फैमिली के सामने सिर्फ एक बोल रखा था, ताज़ा खून का, क्योंकि अपनी स्ट्रेंथ बनाए रखने के लिए उन्हें हर महीने फ्रेश ब्लड पीना पड़ता था। बैरन के दोनों बेटे थोड़ा अनईजी महसूस कर रहे थे, खासकर छोटा भाई जिसने देखा था कि शुनिची कैसे कोचमैन के पैसों में कटौती करने की कोशिश कर रहा है। शुरू में उसे इन दोनों डिटेक्टिव्स पर क्यूरियोसिटी थी, इसलिए उसने सीक्रेटली उनका पीछा किया और देखा कि शुनिची लिटरली खुद से बातें कर रहा है और कोचमैन को बेवकूफ़ बना रहा है। और शॉकर यह है कि शुनिची को पता था कि वो लड़का पुरानी टावर की छत पर छिपा हुआ है। उसकी शार्प इंस्टिंक्ट्स देख के लड़का दंग रह गया। फिर भी बड़ा बेटा अब भी बिलीव नहीं कर पा रहा था कि ये दोनों असली डिटेक्टिव्स हैं। उसे लगता था कि ये बस दो क्लेवर कॉन आर्टिस्ट हैं, लेकिन कोचमैन का भरोसा अब भी कायम था। उसने पूछा कि रिंडो को उसकी वाइफ के बारे में इतना कैसे पता चला? रिंडो ने कामली कहा कि जवाब तुम्हारी ओन शर्ट में है। उसने बताया कि अगर ध्यान से देखा जाए तो उसकी शर्ट के बटन्स बहुत नीटली स्टिच थे और बेली पार्ट जो था वो थोड़ा मैसी दिख रहा था। मतलब उसकी वाइफ बहुत मेटिकुलस थी, लेकिन उसने उसे हाल में वॉश नहीं किया था। ये साफ बताता है कि वो उससे नाराज़ थी, शायद इसलिए क्योंकि वो पीता था और खाना गिरा देता था। इतना एक्यूरेट डिडक्शन सुन के कोचमैन लिटरली रो पड़ा। वहीं बैरन का बड़ा बेटा इंप्रेस हो गया, उसे शर्लॉक होम्स की याद आ गई। लेकिन रिंडो ने हम्बल टोन में कहा कि वो उस जीनियस की बराबरी नहीं कर सकती और ना ही उससे मिलना चाहती है। अचानक उसने बैरन से एक और सवाल किया, क्या मर्डर वाली रात भी सबने ऐसी साथ डिनर किया था? बैरन ने हाँ में जवाब दिया। और खाना कितने बजे खत्म हुआ? करीब 12:30 बजे, उसने कहा। मतलब मौत से सिर्फ 1 घंटा पहले। और यहीं पर स्टोरी एक नई मिस्ट्री के दरवाजे खोलती है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ ये नहीं था कि लेडी हैना को किसने मारा, बल्कि ये भी कि क्यों मारा। ठीक है, सुनो, ये वाला हिस्सा कहानी को और भी गहराई देता है, तो थोड़ा ध्यान से सुनना। तो जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, रिंडो ने पूरे परिवार के बिहेवियर को ऑब्जर्व करना शुरू किया। और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि लेडी हैना का बिहेवियर पूरे टाइम बिल्कुल नॉर्मल था। रात के खाने के बाद वो बस अपने कमरे में जाके आराम करना चाहती थी। वहीं बैरन अपने बड़े बेटे के साथ 2nd फ्लोर वाली लाइब्रेरी में चला गया और छोटी बेटी टॉयज के साथ खेलने लगी। सब कुछ एकदम यूजुअल लग रहा था, बस दिखने में। करीब 1 घंटे बाद तीनों मेन हॉल में पहुंचे। बैरन हमेशा की तरह अपनी हंटिंग राइफल लेने स्टोर रूम गया और उस वक्त वहां कुछ भी अनयूजुअल नहीं दिखा। लेकिन बाहर निकलते ही उसकी मुलाकात छोटे बेटे से हुई, जो एक्साइटेड था और बोला कि वो भी जंगल में पेड़ों को देखने जाना चाहता है। फिर दोनों जंगल की तरफ निकल गए। बैरन ने जंगल में कई बार गोली चलाई, लेकिन कोई भी निशाना सही नहीं लगा। ये बात अपने में थोड़ी अजीब थी। अब बात करते हैं बड़े बेटे की। जब उसके पिता जंगल में थे, वो अपने कमरे में अकेले रीडिंग कर रहा था। लेकिन जैसे ही छोटे भाई से पूछा गया कि डिनर के बाद के 30 मिनट में वो कहाँ था, उसका एटीट्यूड अचानक बदल गया। इरिटेशन, डिफेंसिवनेस, सब कुछ साफ दिख रहा था। उसे लग रहा था कि उस पर शक किया जा रहा है। और सच कहूं तो रिंडो को सिर्फ उसी पर नहीं बल्कि पूरे परिवार पे शक था। छोटे भाई ने काफ़ी देर बाद जवाब दिया कि वो पूरे टाइम अपने कमरे में ही था और कुछ भी सुनाई नहीं दिया। फिर इंटेरोगेशन पहुंचा उस नए इनोसेंट मेड तक। वो बहुत डरी हुई थी। उसने धीरे से बताया कि वो हमेशा की तरह अपने डेली काम में लगी थी। 12:30 बजे तक किचन साफ कर रही थी, फिर 1 बजे लॉन्ड्री के लिए गई। रास्ते में उसे सबसे छोटी बेटी मिली जो बोर हो रही थी, तो मेड ने उसे अपने साथ ले लिया ताकि वो गाने सुन सके जब वो कपड़े धो रही थी। बस एक बार वो वॉशरूम गई, हार्डली 2 मिनट के लिए। फिर बटलर से पूछा क्या? उसने कामली कहा कि वो तो बेसमेंट में ही था, अकेले काम करता था और मुझे कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी।
सारी स्टेटमेंट सुनने के बाद हमारी ब्रिलियंट डिटेक्टिव रिंडो ने कंक्लूड किया कि सिर्फ बड़ा बेटा क्लोरिस और बटलर ही सस्पेक्ट हो सकते हैं। बैरन ये सुन के भड़क गया। उसे लगा कि रिंडो उसकी फैमिली को झूठा कह रही है, और उसी टाइम सबसे छोटी बेटी फूट फूट के रोने लगी और कमरे से भाग गई। एटमॉस्फेयर पूरा टेंस था, तो डिनर डिस्कशन थोड़ी देर के लिए रुक गई। रूम से बाहर निकलते वक्त शुनिची, रिंडो और शिजुकू आपस में क्वाइटली बात कर रहे थे। रिंडो के दिमाग में अभी दो बातें क्लियर नहीं थी। उसने शिजुकू को बोला कि दोनों नौकरों पर नज़र रखो, क्योंकि इंटरेस्टिंग बात यह थी कि परिवार के किसी भी मेंबर के हाथों पर सिल्वर स्टेक के बर्न मार्क्स नहीं थे। मतलब साफ था कि सर्वेंट्स ही सबसे बड़े सस्पेक्ट्स हैं। लेकिन तभी सीन पलट जाता है। बड़ा बेटा अचानक वहां आ जाता है और जोर से बोलता है कि वो क्रिमिनल नहीं है। अचानक वो शिजुकू पर अटैक करने दौड़ पड़ता है। लेकिन अजीब बात यह कि शिजुकू को जरा भी दर्द नहीं हुआ। पलटकर उसने शुनिची का गला पकड़ लिया, उसे जमीन पर पटक दिया और वहां से निकल गया। अब शुनिची के लिए शक करना इम्पॉसिबल था। यह क्लियरली दिख रहा था कि बड़ा बेटा ही कल्प्रिट है। पर शिजुको अब भी डाउटफुल थी। वो मान नहीं रही थी। उसे लग रहा था कुछ और छुपा है। सीन वापस डाइनिंग हॉल में शिफ्ट होता है। मेड शिजुको बैरन के दोनों नौकरों के साथ खड़ी थी। थोड़ी देर जनरल बातें हुई, फिर शिजुको ने कैजुअली उनके काम और स्ट्रगल्स के बारे में पूछा। बटलर हल्के से मुस्कुराया और बोला कि हाँ, ये काम एग्जॉस्टिंग है, स्पेशली रात में, लेकिन 20 साल में उसे आदत पड़ चुकी है। मासूम मेड ने बताया कि वो अब भी इस रात वाले शेड्यूल की आदी नहीं हुई है, लेकिन जानवरों का खून निकालने में एक्सपर्ट है। जैसे ही बटलर वहाँ से निकलने लगा, शिजुको ने उसे रोक लिया, कहा कि उसे बैरन से मिलना है। पर मेड ने बताया कि बैरन तो शुनिची के साथ जंगल गया है। रिंदु शांत लहजे में कहती है, ऐसे जीव अगर किसी मॉन्स्टर के हाथ मारे जाएं तो वो भी मर सकते हैं। वो जोड़ती है कि मॉन्स्टर सबसे पावरफुल स्पीशीज नहीं है, क्योंकि उनमें खुद डिफेंस की कमी और स्टुपिडिटी ज़्यादा होती है। बैरन को अचानक एहसास होता है कि वो दो इमॉर्टल बीइंग्स जिनसे वो बात कर रहा है वही रिंडो व शुनिची हैं। लेकिन तभी कहीं से एक तीर आता है, सीधा बैरन की गर्दन पर। गुड थिंग ये कि वो एरो साधारण था, इसलिए वो बच गया। बैरन तुरंत अटाकर की तरफ दौड़ पड़ा और उसे जमीन पर गिरा दिया। तभी रिंडो और शुनिची पहुंचते हैं और बीच बचाव करते हैं। पूछताछ के बाद पता चलता है कि वो आदमी असली किलर नहीं था। वो अभी अभी जर्मनी से आया था। असल में वो बदला लेने आया था, क्योंकि उसके दोस्त ह्यूगो को, जो एक दिन पहले बैरन की हत्या करने गया था, बैरन ने ही मार डाला था। लेकिन उसे अपने दोस्त के पास सिल्वर स्टेक होने की भी खबर नहीं थी, इसलिए दोनों डिटेक्टिव्स ने उसे छोड़ दिया। अब पजल के सारे पीसेस मिल चुके थे और अपराधी वही था जिसे रिंडो ने शुरू से सस्पेक्ट किया था। फिर सब लोग वापस मैंशन पहुंचे। लाइब्रेरी में पूरा फैमिली बैठा था और रिंडो कामली केस एक्सप्लेन करने लगी। उसने अपने पहले 5 सवाल दोबारा गिनाए। पहला, पिशाचों की सेंसेस इतनी शार्प होने के बावजूद लेडी हैना क्यों नहीं जागी? दूसरा, वो हत्यारा आधी रात को ही क्यों आया, जबकि वैम्पायर्स तो रात में स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं? तीसरा, उसने होली वाटर की बोतल वहां क्यों छोड़ी? चौथा, उसे स्टोर रूम और चेंबर की एग्जैक्ट लोकेशन कैसे पता थी? पांचवा, उसने स्टेक को वापस स्टोर रूम में क्यों रखा? इन 5 बातों से साफ था कि किलर घर के अंदर का ही कोई था। अब छठा पॉइंट आया और वो सबसे डिस्टर्बिंग था। घर में किसी ने भी खूंटे के ठोकने की आवाज़ नहीं सुनी। मतलब जो कुछ भी हुआ वो प्लान पहले से था, और शायद किसी ऐसे के हाथ हों जिसने साउंड, स्मेल और टाइमिंग सब कुछ परफेक्टली कंट्रोल किया हुआ था। और यहीं से कहानी अब और भी ज़्यादा डार्क होने वाली थी, क्योंकि रिंडो अब तक जो भी क्लूज इकट्ठा कर रही थी वो आखिरकार एक शॉकिंग ट्रूथ तक पहुंचने वाली थी। उसने एक चीज़ नोटिस की, खूंटी ठोकने की आवाज़ और कील ठोकने की आवाज़ में फ़र्क होता है। और अगर सच में खूंटी ठोकी गई होती तो उसकी आवाज़ घर के बाकी लोगों तक ज़रूर जाती। मतलब साफ था, जो आवाज़ सुनाई नहीं दी वो किसी इम्पॉसिबल पॉसिबिलिटी को कैंसिल कर रही थी। रिंडो ने कामली कंक्लूड किया कि हत्या का असली हथियार वो चांदी का खूंटा नहीं था, बल्कि उससे मिलता जुलता कोई और ऑब्जेक्ट था। और यही बात केस को ट्विस्ट कर देती है। सोचो, अगर हत्यारा सच में हैमर से वो खूंटा ठोकता तो वही आवाज़ आती जैसी वो औरत फर्नीचर ठीक करते वक्त निकालती थी, लाउड एंड क्लियर। लेकिन यहाँ साइलेंस था, और यही साइलेंस सबसे बड़ा क्लू बन गया। अब यहाँ से केस थोड़ा क्रीपी मोड़ लेता है, क्योंकि हत्यारे ने हैमर यूज़ नहीं किया, क्योंकि उसका एक्चुअल वेपन चांदी से भी फ्रजाइल था। हैमर की एक हिट में ही वो टूट जाता। रिंडो ने अब 7वां क्लू रिवील किया, जो पूरा गेम पलट देता है। क्राइम सीन पर मिली ग्लास बॉटल अंदर से गंदी थी, बाहर से साफ नहीं हो पाई। मतलब साफ था कि वो बॉटल कभी होली वाटर की नहीं थी। वो बस एक फेक एविडेंस था जो हत्यारे ने जानबूझकर वहां रखा था।
लेकिन फिर भी विक्टिम की चेस्ट पर होली वाटर के मार्क्स साफ दिख रहे थे। अब सवाल ये कि होली वाटर आया कहाँ से? यहीं पर आया सबसे चिलिंग ट्विस्ट। वेपन खुद वही था। वो खूंटा असल में जमे हुए होली वाटर से बना था। फ्रोजन होली वाटर स्टेक। सोचकर ही गूज़बम्स आते हैं। क्राइम के बाद जब बैरन गन लेने गया तभी किलर ने स्टोर रूम का लॉक तोड़कर फेक एविडेंस तैयार किया। उसने विक्टिम का खून उस सिल्वर स्टेक पर डाला ताकि सबको लगे कि वही मर्डर वेपन है। लेकिन असल में आइस स्टेक तो मेल्ट होकर गायब हो चुका था। स्मार्ट राइट? रिंडो ने फिर शुनिची से पूछा, क्या तुम समझे इसका मतलब? शुनिची बस मुस्कुराया और बोला, मतलब ये कि मर्डरर ने फेक क्राइम टाइम सेट किया था ताकि सबको कंफ्यूज कर सके। अब जब असली क्राइम टाइम सामने आ गया तो सस्पेक्ट्स की लिस्ट काफ़ी छोटी रह गई और यहाँ से रिंडो ने अपने 5 लॉजिकल कंडीशंस बताई जिनसे असली किलर को पकड़ना पॉसिबल था। पहला, 12:30 से 1 बजे के बीच मर्डर करने की कैपेबिलिटी। दूसरा, 1 से 1:30 तक सॉलिड एलिबाई बनाना। तीसरा, बैरन के स्टेक चेक करने के बाद उसे स्टोर रूम में फेंकने के लिए कुछ मिनटों की आज़ादी होना। चौथा, इतना स्ट्रांग होना कि स्टेक को चेस्ट में घोंप सके। और पांचवा, इतने शॉर्ट टाइम में सब कुछ एग्जीक्यूट कर लेना। अब बस कुछ ही सस्पेक्ट्स बचे थे और जब लास्ट 2 कंडीशंस अप्लाई हुई तो सच्चाई खुद ब खुद बाहर आ गई। मर्डरर और कोई नहीं बल्कि बैरन का छोटा भाई था। लेकिन ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं हुआ। वो लड़का बोला, मैं गिल्टी नहीं हूं, मैं सिल्वर को छू भी नहीं सकता बिना जले। लेकिन रिंडो ने उसकी ये ट्रिक भी एक्सपोज कर दी। उसने कामली बताया कि वैम्पायर्स जल्दी हील हो जाते हैं। उसने अपने बॉन्ड फिंगर्स खुद काट दिए थे ताकि कोई निशान ना रहे। इंस्टेंट रीजनरेशन। ये सुनकर वो लड़का लिटरली पागल हो गया। वो दोनों डिटेक्टिव्स पर टूट पड़ा लेकिन शुनिची रेडी था। जैसे ही वो आगे बढ़ा शुनिची ने उसे एक ही मूव में पकड़ लिया। रिंडो ने मजाक में कहा, तूने खुद को रिवील करने से पहले हमें बोलने तो दे देता। फिर रिंडो ने शिजुको से केज लाने को कहा और शुनिची ने उस छोटे भाई से मुकाबला किया। और फिर क्या एक इंटेंस फाइट शुरू हो गई। उसने लड़के को खिड़की से बाहर फेंका, खुद भी कूद पड़ा और वार्निंग दी, अगर तूने रिंडो को छुआ तो तुझे संभालना मुश्किल हो जाएगा। लाइब्रेरी के अंदर रिंडो ने कामली पूरी ट्रूथ बताई। ये सब 1 हफ्ते पहले से प्लान था। ह्यूगो को बुलाया गया था अपने ही फादर को मारने के लिए। उसने चर्च से होली वाटर चुराया था, उसे स्टेक के शेप में फ्रीज किया और अपनी मां पर हमला कर दिया। रिंडो ने मोटिव भी रिवील किया। उसकी नफरत ह्यूमंस के लिए थी और उसका ऑब्सेशन सुपीरियॉरिटी के साथ था। उसकी बातें सुनकर बैरन धीरे धीरे टूटने लगा। उसकी आंखों में डिसबिलीफ था। वो बस नीचे झुक गया, शैटर्ड। रिंडो ने उसे कंसोल किया, बोली शुनिची सब संभाल लेगा। और बाहर शुनिची उस एरोगेंट छोटे भाई की अच्छी खासी पिटाई कर रहा था। वो लड़का अब भी चिल्ला रहा था, सभी क्रीचर्स इक्वल हैं लेकिन वैम्पायर सुपीरियर हैं। और बस शुनिची का पेशेंस खत्म हो गया। उसने अपना डीमन स्लेयर मोड एक्टिवेट किया और उसे कुछ सॉलिड पंचेस मारे। शुनिची ने खुद रिवील किया कि वो एक हाइब्रिड डीमन है, ट्रेन्ड बाय जापान्स एंशिएंट डीमन हंटिंग यूनिट। ये सुनकर वो लड़का डर गया। उसके वुंड्स हील होना बंद हो गए। अब चाहे जितनी कोशिश की वो फाइट में टिक नहीं पाया और शुनिची ने उसे फाइनल किक मारकर खत्म कर दिया। घर में बैरन शॉक में था। वो सोच भी नहीं पा रहा था कि उसकी फैमिली इतनी ट्रैजिक तरह से टूट जाएगी। उसने अपनी वाइफ के आइडियाज पर भरोसा किया था लेकिन वही उसका डाउनफॉल बन गया। सीन कट होता है। जर्नलिस्ट एनी आती है इंटरव्यू लेने। रिंडो बैरन को एडवाइस देती है, अब अपनी लाइफ फिर से शुरू करो। तुम इमॉर्टल हो लेकिन जिंदगी आगे बढ़ानी होगी। फिर वो कैजुअली पूछती है, क्या तुमने उस आदमी को देखा था जिसके हाथ में एम लेटर वाला बैटन था? बैरन जवाब देता है, वो 1 हफ्ते पहले जा चुका है। फिर एनी शुनिची से पूछती है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस केस? शुनिची बस मुस्कुराता है और कहता है, बैरन अपनी वाइफ को 3 बार खो चुका है और तीसरी बार के बाद अगली बारी उसकी है। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं एरिक द फैंटम ऑफ द ओपेरा एक लग्जरी शिप पर बंधा हुआ है। उसे वहां लाया है मास्टर डीफ लूपिन, वो चार्मिंग ब्लॉन्ड जो अपनी नेक्स्ट हाइस्ट की तैयारी कर रहा है। उसका टारगेट फिलियस फोर्जा के मैंशन से नाइट जूवल चुराना है, जो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। लेकिन ट्विस्ट यह है कि लंदन में शर्लॉक होम्स भी मौजूद है और इससे मिशन पहले से ही डूम्ड लग रहा था। फिर भी लूपिन कॉन्फिडेंट था, इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता। ये सुनकर एरिक मुस्कुरा जाता है और कहता है, लेट्स डू दिस। फिर लूपिन फेलियस को एक ओपन लेटर भेजता है जिससे सारे टॉप डिटेक्टिव्स अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों कहानी यहाँ से और भी ज़्यादा मिस्ट्री फिल्ड हो जाती है क्योंकि अब हमारा जासूसी दल तीनों मिलकर एक बैटॉन की दुकान पर इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंच चुका है। दुकान का मालिक बड़ा ही खुशमिजाज आदमी है। वो यूँ कैजुअली बातें कर रहा था, यूजर्स के बारे में पूछ रहा था और सोच रहा था कि शायद ये लोग उसके नए कस्टमर होंगे। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जैसे ही पिंजरा उठाकर रिंडो का सिर दिखाया गया, भाई उस बंदे का चेहरा सफ़ेद पड़ गया।
वो इतना शॉक में चला गया कि लिटरली वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा है। तीनों जासूसों ने बिना समय गवाए उसका कस्टमर रजिस्टर उठाया और मुस्कुराते दुकान से निकल गए। लेकिन मजा तो तब आया जब वे थोड़ी ही दूर गए थे कि अचानक 2 मास्क्ड मैन उनके सामने आ खड़े हुए। उन्होंने उन तीनों से वही कस्टमर लिस्ट वापस मांगी। शुनिची और बाकी सब हैरान रह गए। पूछा, क्या तुम पुलिस हो? लेकिन सामने से जो जवाब आया वो और भी शॉकिंग था। उन्होंने कहा, यहाँ की पुलिस हमारी कैपेबिलिटीज का मुकाबला ही नहीं कर सकती। अब क्लियरली फाइट होने वाली थी, टेंशन हवा में तैर रही थी। शुनिची ने कामली शिजुको से कहा, तुम पिंजरा पकड़ो, मैं लड़ाई संभालता हूं। दोनों तरफ रेडीनेस का माहौल था, बस पंचेस चलने ही वाले थे कि तभी पुलिस विसल की तीखी आवाज गूंजी। असली पुलिस आ गई और नतीजा, सबको वहीं पकड़ा गया और स्टेशन ले जाया गया। अब सीन शिफ्ट होता है पुलिस कैरेज के अंदर। वहां हमारे तीनों डिटेक्टिव्स बैठे हैं और उनके साथ 2 पेटी थीव्स भी हैं जिन्हें मामूली चोरी के इल्जाम में पकड़ा गया था। और यहाँ सबसे मजेदार ट्विस्ट यह आता है कि रिंडो ने एक नज़र में गेस कर लिया कि उन दोनों ने क्या चुराया था, एक पोर्सिलेन वेस। और हैरानी की बात यह कि वो वेस किसी और का नहीं बल्कि शर्लॉक होम्स और उसके साथ ही वॉटसन का था। टर्न्स आउट होम्स और वॉटसन को भी फिलियस के मेंशन बुलाया गया था एक खास केस सुलझाने के लिए। उधर रिंटो के पास एक अजीब सा आदमी आता है, दिखने में जादूगर जैसा, और तभी एक खूबसूरत महिला आती है, बेहद ग्रेसफुल एंट्री। वो उस आदमी का अभिवादन करती है और फिर एक और मिस्टीरियस शख्स की तरफ मुड़ती है जिसके हाथ में M लिखा हुआ बैटॉन होता है। वो उसे प्रोफेसर कह के संबोधित करती है। सीन जैसे सिनेमैटिक हो जाता है। कुछ देर बाद वही कैरेज सीधा फिलियस के घर के मेन गेट में घुस जाती है और वहां से उतरते हैं हमारे चारों डिटेक्टिव्स, रेडी फॉर एक्शन। शर्लॉक ने एंट्री लेते ही नोटिस किया कि घर तक पहुंचने के लिए एक छोटा सा ब्रिज पार करना पड़ेगा। हवेली के अंदर का इंटीरियर रॉयल था, दोनों तरफ म्यूजियम्स जैसे हॉल्स जिनमें दुनिया भर के खजाने सजे हुए थे। हर चीज इतनी रेयर और स्टनिंग थी कि हर कोई यही सोच रहा था कि आखिर ऐसा क्या वैल्यूएबल आइटम है जिसके लिए लुपिन इतना बड़ा रिस्क लेने वाला है। अब कट होता है दूसरी तरफ। लुपिन और उसका पार्टनर एरिक अपनी प्लान डिस्कस कर रहे हैं। एरिक डिटेल में बताता है कि मैंशन में अब 4 डिटेक्टिव्स मौजूद हैं और एक केज भी है, लेकिन लुपिन को बस एक ही चीज एक्साइट कर रही थी, उस फीमेल डिटेक्टिव यानी रिंडो से मिलना। एरिक उसे डांटता है कि उसने वो पब्लिक चैलेंज लेटर भेजकर गलती की, लेकिन लुपिन बस एक कॉन्फिडेंट मिस्टीरियस मुस्कान देता है और कहता है, इट्स अ मैटर ऑफ मैनर्स। क्लासिक लुपिन मूव। अब फाइनली मिस्टर फिलियस खुद सीन पर आते हैं, काम, कंपोस्ट और चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान लिए। रिंडो का कटा हुआ सिर देखकर भी उन्होंने जरा सा भी पैनिक नहीं दिखाया। उसी पल सबको समझ आ गया कि यह आदमी नॉर्मल नहीं है, ये सच में सुपर नेचुरल क्राइम्स की इन्वेस्टिगेशन में एक्सपर्ट है। फिलियस ने क्वाइटली एनालाइज किया कि लुपिन की डिस्ट्रक्टिव पावर किसी असली मॉन्स्टर से कम नहीं है और इसी वजह से उसने ऐसे अनयूजुअल डिटेक्टिव्स को बुलाया था। पर होम्स को यह सब ओवर प्रिपरेशन लग रहा था। उसने स्लाइटली मॉकिंग टोन में कहा, लुपिन को पकड़ने के लिए 2 डिटेक्टिव्स, थोड़ा ज्यादा नहीं? रिंडो भी पीछे नहीं हटी। उसने कामली जवाब दिया, एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक दिमाग काफी है। इस पर होम्स हंसकर बोला, लेकिन बिना बॉडी के दिमाग काम कैसे करेगा? और बस दोनों के बीच लाइट सार्काज्म वाली टक्कर शुरू हो गई। इतनी तीखी बहस कि वॉटसन को बीच में आकर होम्स को याद दिलाना पड़ा, सर केस की डिटेल्स पूछना मत भूलिएगा। अब बात आती है लुपिन के भेजे गए लेटर की। उसमें साफ लिखा था कि वो 19 जनवरी की रात 11 से 11:30 के बीच में नाइट ज्वेल चुराने आएगा। ये ज्वेल कोई ऑर्डिनरी डायमंड नहीं था, ये 80 कैरेट का ब्लैक डायमंड था जिसे कभी पब्लिक में नहीं दिखाया गया था। वो मेंशन के बेसमेंट में एक स्पेशल वॉल्ट में रखा था जो चारों ओर से पानी से घिरा था। सबसे ज्यादा सस्पिशियस हिस्सा था मेंशन का साउथ साइड, जहां पर एक 5 फीट की अंडरग्राउंड कैनाल थी, बस इतनी बड़ी कि कोई अडल्ट आदमी क्रॉल करके निकल सके। होम्स ने तुरंत आदेश दिया, उस रास्ते को सील कर दो। अब गार्ड सेटअप इनसेन था। 20 सिक्योरिटी गार्ड्स, 80 पुलिस ऑफिसर्स और साथ में 2 एक्स्ट्रा स्पेशल इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट्स, रेनहो और फतिमा लॉयड्स इंश्योरेंस के रिप्रेजेंटेटिव थे। वो कंपनी जो 200 साल से रेयर आर्टिफैक्ट्स इंश्योर करती आ रही थी और उनके वाइट यूनिफॉर्म्स में ये लोग किसी सीक्रेट ऑर्डर के मेंबर्स लगते थे। हर मेंबर को उसकी स्ट्रेंथ रेटिंग के हिसाब से रैंक मिला था, 1 से लेकर 7 तक। लुपिन का पास्ट कनेक्शन भी सामने आया। वो पहले नंबर 6 से मिल चुका था और उसकी आधी जिंदगी उसी के खिलाफ बीती थी, लेकिन आज फिलियस के मेंशन पहुंचे थे नंबर 5 रेनहो और नंबर 7 फातिमा। रेनहो को रिंडो और शुनिची से साफ नफरत थी क्योंकि वो ह्यूमंस नहीं थे। इंश्योरेंस कंपनीज के लिए सुपर नेचुरल बींग्स हमेशा रिस्क फैक्टर्स माने जाते हैं। शुनिची ने ऑब्जर्व किया कि रेनहो भले ही टफ दिख रहा था, लेकिन उसे बेसमेंट में उतरने से डर लग रहा था, इतना कि फातिमा को लिटरली उसे नीचे खींचना पड़ा। अब सब मिलकर बेसमेंट की तरफ बढ़े। वहां एक मैसिव ब्रिज था और दोनों ओर आर्म्ड गार्ड्स खड़े थे। मिस्टर फिलियस ने अपनी सीक्रेट की से वॉल्ट का गुर खोला और जैसे ही वो खुला, सबकी आंखें उस ज्वेल पर अटक गईं।
वो डायमंड 14th सेंचुरी में मिला था और उस पर एक क्रीपी इंस्क्रिप्शन खुदी थी, लाल भोर खून जैसी, बैंगनी शाम लाश जैसी, रात का चांद चमकता है, मुझे कुरूप मत देखो क्योंकि मेरे भीतर एक भेड़िया है। रेन्हो को ये देख तुरंत साउथ जर्मनी लेजेंड याद आ गई, वो कहानी जिसमें ड्वार्फ्स को वेयरवुल्व्स ने खत्म कर दिया था और उन ड्वार्फ्स ने बदले में 2 चीजें बनाई थी, एक अनब्रेकेबल जेम और एक अनक्रैकेबल वॉल्ट। रेन्हो ने वाव किया था कि वो उस जेम की रक्षा अपनी आखिरी सांस तक करेगा। इसी बीच एक और मिस्टीरियस ग्रुप सीन में एंटर करता है, लाल बालों वाली एक औरत और उसके साथी जो गुस्से में है क्योंकि लुपिन वही ऑब्जेक्ट चुराने की प्लान कर रहा है जो उनकी टारगेट लिस्ट में पहले से था। और फन फैक्ट ये कि यही ग्रुप पहले रिंडो और शिजुको से टकरा चुका था। अब डिटेक्टिव टीम रियलाइज करती है कि वॉल्ट में घुसना नियरली इम्पॉसिबल है, तो रिंडो कामली कहती है कि अगर लुपिन को अंदर आना है तो वो डिस्गाइज करना ही होगा। होम्स ने फिलियस को इंस्ट्रक्ट किया प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए, जबकि शुनिची उत्सुकता से रिंडो से पूछता है कि तो तुम्हारी प्लान क्या है। रिंडो बस हल्की सी मुस्कुराती है और कहती है थोड़ी क्रेजी लग सकती है, फिर इशारा करती है इशिकावा गोमोन की तरफ और शुनिची वहीं फ्रीज होकर सोच में पड़ जाता है, क्या फिर से चोरी वाला ड्रामा शुरू होने वाला है। वो बड़बड़ाता है मेरा सामान तो वैसे ही खो गया है, अब घर में चोरी मत होने देना। तो दोस्तों सीन यहीं से स्टार्ट होता है कि शिजुको अभी गुस्से में आने ही वाली थी कि शुनिची का ध्यान अचानक एक पोटैटो सेलर की आवाज से भंग हो गया। वो तुरंत बाहर भागा चखने के लिए कुछ आलू खरीदने, जबकि शिजुको रिंडो को वैक्स म्यूजियम के रास्ते के बारे में गाइड कर रही थी। डॉक्टर वॉटसन सीढ़ियों से ऊपर ड्रैग करते हुए गया और देखा कि शर्लॉक होम्स आराम से अपने डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहा था। वॉटसन ने पोलाइट होकर पूछा कि क्या होम्स बिजी हैं, लेकिन होम्स ने खुशी खुशी रिप्लाई किया कि उन्होंने अपने सारा काम पहले ही निपटा लिया है। ये सुनकर वॉटसन थोड़ा कंफ्यूज हुआ कि फिर आज रात क्यों मिस्टर फिलिस के घर की सिक्योरिटी प्लानिंग पर चर्चा नहीं कर रहे। होम्स ने काम अंदाज में कहा अपोजिशन हमलावर हैं और मिस्टर फिलिस की साइट में ऑलरेडी काफी गार्ड्स हैं। वॉटसन ने क्यूरियोसिटी से पूछा कि क्या होम्स को गार्ड्स पर भरोसा नहीं है, लेकिन होम्स ने मिस्चीवियस स्माइल के साथ कहा कि कल की बात अलग है, आज की बात अलग। और वो मुस्कुरा रहा था और चेस गेम जैसे अपने और लुपिन के अपकमिंग एनकाउंटर के थॉट से वो काफी एक्साइटेड लग रहा था। लेकिन उसी एक्साइटमेंट में डिस्टर्बेंस लाते हुए माइक्रॉफ्ट अनाउंस करने के लिए एंटर हुआ। ब्रदर को ग्रीट करने की बजाय वो चेयर में बैठे होम्स को देखकर इरिटेट हो गया और पूछा कि वो कौन है। होम्स ने सरकास्टिक टोन में रिप्लाई किया, क्या तुम अपने ब्रदर को नहीं पहचानते। माइक्रॉफ्ट और भी चिढ़ गया और कहा कि चेयर पर बैठा व्यक्ति हूबहू था, लेकिन वो उसका ब्रदर नहीं है। माइक्रॉफ्ट ने बताया कि उसने अपने ब्रदर को लास्ट 3 दिन पहले नेल कटिंग करते देखा था, लेकिन जो व्यक्ति चेयर में बैठा था उसके नेल्स बहुत लंबे थे। होम्स ने हंसते हुए कहा कि इससे प्रूव नहीं होता कि वो सामने वाला होम्स नहीं है, लेकिन कोई तो है जो ये कंफर्म कर सकता है कि रियल होम्स अंदर आया। चेयर में बैठे होम्स पूरी कॉन्फिडेंस के साथ अपना परिचय दे रहा था, लेकिन डोर पर खड़े होम्स ने ओपन क्वेश्चन किया, तुम लुपिन हो ना। इतना कहकर लुपिन ने मास्क रिमूव किया और एक मिस्टीरियस स्माइल दी। वापस शुनिची की तरफ आते हैं जो पोटैटो खाकर शिजुको और रिंडो के साथ वैक्स म्यूजियम में था। वो सोचने लगा कि उन्हें लंदन के वैक्स म्यूजियम में क्यों आना पड़ा। शिजुको ने बताया कि वहाँ एक स्पेशल एग्जीबिशन रूम है जिसे हॉरर रूम कहा जाता है, जहाँ रियली क्रीपी पपेट्स डिस्प्ले किए जाते हैं। शुनिची ने बताया कि उसने पपेट जैसी कई चीजें देखी और देखकर मेड शिजुको अपनी फिंगर्स क्रैक कर रही थी, रेडी टू थ्रो अ फ्यू पंचेस। शुनिची ने तुरंत टॉपिक चेंज किया और रिंडो से पूछा कि क्या वो होम्स के घर जाना चाहती है। एक स्ट्रेंज साइलेंस छाया जिससे वो थोड़ी वरिड हुआ, इसलिए उसने केज का कर्टन खींच लिया। केज के अंदर अचानक एक पैरेट अपीयर हुआ। पता चला कि हमारे नाइफ शुनिची ने गलती से रियल बर्ड का केज ले लिया था। इस मिस्टेक के लिए शिजुको ने उसे पंच करने में हेजिटेशन नहीं दिखाई। शर्लॉक होम्स के रूम में भी एक शार्प आर्ग्यूमेंट चल रही थी। होम्स ने वार्निंग दी कि लुपिन के जीतने की प्रोबेबिलिटी लगभग 0 है, लेकिन लुपिन ने जल्दी से रिप्लाई नहीं किया। उसने होम्स से पूछा कि क्या उसे पता है कि की किस काम की होती है। होम्स ने कहा कि की लॉक करने के लिए होती है, लेकिन लुपिन ने सरकास्टिक टोन में कहा कि की तो लॉक खोलने के लिए होती है और उसे पूरा कॉन्फिडेंस है कि अगर फॉरेस्ट उसे खोल सकता है तो कोई रीजन नहीं कि वो ना खोल सके। कॉन्फिडेंस से भरे चेहरे के साथ उसने वॉटसन और होम्स को गुड बाय कहा और मीटिंग का प्रॉमिस करते हुए विंडो से बाहर निकलकर एक फास्ट मूविंग हॉर्स कैरेज पर जंप किया। उस कैरेज को एरिक चला रहा था। उसने पोलाइटली पूछा कि क्या लुपिन ने होम्स से बात की। सुनहरे बाल वाले आदमी ने खुशी से कहा कि उन्होंने साथ में टी भी पी और 2 बीज बोने में सक्सेस रहे। ट्रेन के समय से पहले घूमने की प्लानिंग करते हुए तीनों शिजुको से ऑलमोस्ट कोलाइड ही होने वाले थे, लेकिन लकीली उन्होंने फास्ट ब्रेक लगाकर उसे बचा लिया। लुपिन नीचे जंप हुआ और सॉफ्टली पूछा कि वो क्या ढूंढ रही है। शिजुको ने ब्लैंक एक्सप्रेशन में पूछा कि क्या उसने कोई केज देखा है और नेगेटिव रिप्लाई मिलने पर पोलाइटली वहां से चली गई।
लेकिन लुपिन ने उसे जाने नहीं दिया। वो उसके पीछे पीछे चला और उसे कैरेज में बिठा लिया और तीनों साथ साथ चले। एरिक कैरेज चला रहा था। शुनिची भी केज ढूंढ रहा था कि अचानक उसकी मुलाकात एनी से हुई, जो एक इंटरव्यू के लिए जा रही थी। होम्स के ग्रुप में वापस आकर उन्होंने एरिक को एक स्ट्रेंज मास्क में देखा। तुरंत अंदाजा लगाया कि एरिक शायद ओपेरा हाउस के घोस्ट में से एक होगा, लेकिन एग्जैक्ट पता नहीं था कौन सा ओपेरा हाउस। माइक्रॉफ्ट और वॉटसन काफी क्यूरियस थे कि लुपिन होम्स से मिलने क्यों आ रहा है। होम्स ने रिप्लाई किया कि जेंटलमैन का यही रूल है कि कोई भी अपनी एक्टिंग के बारे में झूठ नहीं बोलता। माइक्रॉफ्ट ने होम्स को इंश्योरेंस कंपनी के 2 एजेंट से सावधान रहने की वार्निंग दी। उनका उद्देश्य वास्तव में जेम्स प्रोटेक्ट करना नहीं, बल्कि मॉन्स्टर्स को एलिमिनेट करना था। वो इस वॉल्ट को टारगेट कर रहे थे जो अंदर के जेम को नहीं बल्कि वेयरवुल्व्स को सप्रेस कर सकती है। लेटर वे बॉक्स रिट्रीव करने के लिए चेस करेंगे, फिर भी लुपिन ही गिल्टी ठहराया जाएगा। यह प्लान सुनकर होम्स को कॉन्फिडेंस था कि वो जेम वापस ले ही लेगा, लेकिन जाते समय माइक्रॉफ्ट ने साफ पूछा कि क्या वो बारिशु यूज करेगा। एक ट्रिकी सिचुएशन में वॉटसन और होम्स ने सोचा कि क्या वो उन दोनों ईस्टर्न एजेंट्स पर ट्रस्ट कर सकते हैं। सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए कि वे दोनों इंश्योरेंस एजेंट्स द्वारा मार दिए जाएंगे, होम्स को रिंडो की इमॉर्टैलिटी याद आई। तभी रिंडो का केज पकड़े हुए व्यक्ति उसे देखकर शॉक्ड हुआ और उसका सर सीधा सड़क कर गिरा दिया। अचानक एक कैरेज फास्ट आई और उसका सर क्रश करके 2 पार्ट्स में कर दिया। पहले से मौजूद 2 छोटे चोर वापस आए और देखा कि रिंडो का सर 2 पार्ट्स में हो गया है। रिंडो ने उनसे सॉफ्टली राइड के लिए पूछा, लेकिन दोनों ने कॉन्स्पिरेटोरियल फेसेस बनाकर उसे कैरेज में फोर्सफुली चढ़ा लिया। उसी समय शिजुको की कैरेज वहां से गुजर रही थी। कैरेज के पीछे अपनी मिस्ट्रेस का हेड रोलिंग देखते हुए शिजुको, लुपिन और एरिक ने उसका पीछा करने के लिए टर्न लिया। इस दौरान शुनिची और एनी अभी अभी एम्प्टी केज के पास पहुंचे। जैसे ही हमारे हीरो ने रिंडो का सिर ले जाने वाली कैरेज और शिजुको की कैरेज को पीछे भागते देखा, वो जल्दी से एक छत पर जंप कर गया ताकि दोनों का पीछा कर सके। एनी भी रेस में शामिल होने के लिए तुरंत एक ओल्ड मैन की बाइसिकल बोरो कर ली। कुछ ही देर बाद शुनिची ने उसे कैच किया और सीधे थीफ की कैरेज पर जंप कर रिंडो को वापस केज में डाल दिया। जैसे ही शिजुको की कैरेज वहां पहुंची, दोनों छोटे थीव जमीन पर गिर पड़े। जब मजिशियन शिजुको का फेस देखा तो दोनों थीव्स अपनी लूट छोड़कर बस अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़े हुए। एनी ने बाइसिकल चलाकर वहां आकर रिंडो का केज थामने में मदद की। रिंडो ने लुपिन की तरफ देखा और पूछा कि वो कौन है, लेकिन लुपिन ने कहा कि उसका नाम बताने लायक नहीं है। हालांकि होम्स जैसी ही पोशाक पहने इमॉर्टल ने तुरंत गेस कर लिया कि वो लुपिन है, बिल्कुल वैसे ही जैसे लुपिन ने वहां मौजूद लोगों के नाम सुनकर अंदाजा लगाया था कि वे बर्ड केज वाले मैसेंजर्स हैं। लुपिन ने मिस्टीरियसली मुस्कुराते हुए कहा, आज वाकई इंटरेस्टिंग दिन था। 2 स्पाइस से मिलना और एरिक का इंट्रोडक्शन भी कर दिया। उसने रिंडो के बगल में खड़े 2 लोगों, मजिशियन शिजुको और डीमन स्लेयर शुनिची के बारे में पूछा। शुनिची ने फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि डीमन स्लेयर लुपिन से भी ज्यादा पावरफुल है। ये सुनकर एरिक ने रेनबो कलर्ड मार्बल से भरा एक बैग फेंक दिया। लुपिन ने शुनिची के साथ खेलते हुए तुरंत आगे बढ़ा, लेकिन हमेशा की तरह मार्बल्स फेंकने के बजाय वो मार्बल्स पर स्लाइड करते हुए उन्हें स्किलफुली कंट्रोल कर रहा था और शुनिची पर अटैक करने के लिए एडवांस हुआ। शुनिची सोच रहा था कि वो हमेशा की तरह आसानी से गिर जाएगा, लेकिन जैसे ही वो जवाब देने वाला था, लुपिन ने उसके सिर पर 3 मार्बल्स मार दिए। इस पेल थीफ ने एक ऐसा पंच भी मारा कि शुनिची वहीं गिर पड़ा। लुपिन हल्के से मुस्कुराया और रिंडो को वार्निंग दी कि अब इसमें इन्वॉल्व ना हो, फिर कैरेज में बैठकर चला गया। लेकिन डरने के बजाय रिंडो और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया और फोर्जा के घर जाके कहा कि ये आने वाले तमाशे की तैयारी है। होम्स और बाकी गार्ड्स के साथ बेसमेंट जाने के बजाय रिंडो की टीम ने वॉच टावर पर सर्वेलेंस करने का डिसीजन लिया। इंश्योरेंस कंपनी के 2 एजेंट्स ग्राउंड लेवल सिक्योरिटी चाहते थे, लेकिन होम्स ने तुरंत उनका मजाक उड़ाया और पूछा कि क्या ऐसा करने से लुपिन के लिए पत्थर ले जाना आसान हो जाएगा। दोनों एजेंट्स ने जोर दिया कि वे सिर्फ प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और फिर वहां से चले गए। मिस्टर फिलिस से कंफर्म करने के बाद गार्ड्स ने बेसमेंट का डोर लॉक करना शुरू किया। 5 लोग बॉक्स के चारों ओर बैठ गए। चोरी के शेड्यूल टाइम से लगभग 50 मिनट पहले मेन हॉल से एक लाउड नॉइस आई, जिसने कई गार्ड्स का ध्यान खींचा। बेसमेंट में होम्स ने अपनी गन निकाली और सभी डोर लॉक्स पर सीधी गोली मारी। उसे पता था कि लुपिन किसी भी लॉक को आसानी से खोल सकता है, इसलिए अगर लॉक्स ना हो तो वो उन्हें ओपन ही नहीं कर पाएगा। 10:55 पर टेंशन पीक पर थी और मिस्टर फिलिस ने वॉटसन और होम्स से वॉल्ट को अपने हाथों से होल्ड करने को कहा। घड़ी की टिकिंग के बीच 11 बज चुके थे। एक अर्थक्वेक ने पूरे रूम को शेक कर दिया और वेंटिलेशन होल से पानी नीचे फ्लो करने लगा। होम्स कंफ्यूज था, ना भाग सकता था, ना वॉल्ट को पानी के नीचे बचा सकता था। होम्स लुपिन की लॉक पिकिंग स्किल्स के जाल में फंस गया और अब वो उस रूम से बाहर नहीं निकल सकता था, जो धीरे धीरे कोल्ड वाटर से भर रहा था। गार्ड्स दौड़े और दोनों इंश्योरेंस एजेंट से बेसमेंट डोर तोड़ने में मदद मांगी। रेनियो ने नंबर 1 को अपॉइंट किया। नंबर 7 फैटिमा को नीचे भेजा गया हेल्प करने के लिए, जबकि वो मिशन कंटिन्यू करने के लिए वहीं रुकी रही।
नंबर 5 ने एरोज शूट किए जो स्ट्रॉन्ग डोर को पियर्स करके बड़े होल्स बन गए, जिससे पानी बाहर निकल सका। ट्विस्टेड गेट गिर गया और रूम का सारा पानी ड्रेन हो गया, जिससे अंदर मौजूद लोगों की जान बच गई। जब रूम से पानी निकल गया तब तक बॉक्स गायब था और रात के ठीक 11:30 बज चुके थे। ये मास्टर थीफ के खिलाफ इंस्पेक्टर की 11वीं हार थी। इस डेडलॉक में फातिमा ने सजेस्ट किया कि अगर वे ब्रिज का रास्ता ब्लॉक कर दें तो शायद उन्हें लुपिन पकड़ने का चांस मिल सके, क्योंकि इतने सील्ड रूम में मास्टर थीफ अभी तक एस्केप नहीं कर पाया होगा। टीम ब्रिज क्रॉस कर गई जबकि होम्स अभी भी डीप थिंकिंग में डूबा हुआ था। लिविंग रूम में सभी लोग वार्म ब्लैंकेट्स में रैप्ड थे। तभी अचानक होम्स ने इंस्पेक्टर को नीचे गिरा दिया और उसे हैंड कफ कर दिया। सब शॉक थे जब होम्स ने बताया कि यह फैट इंस्पेक्टर ब्रिज पर बहुत लाइटली वॉक करता है क्योंकि उसका स्टमक फेक है। फेक इंस्पेक्टर को यह जानकर शॉक लगा कि होम्स उसे पहचान सकता है, जबकि उसने शुरू से ही अपने नोज और चिन छिपा रखी थी। होम्स ने उसे यह भी डिसीव किया कि डायमंड अभी भी वॉल्ट में है, लेकिन असल में रियल वॉल्ट सुबह मेड द्वारा ले ली गई थी और डायमंड वॉटसन की पॉकेट में रखी मेडिसिन बॉक्स में थी। वॉटसन ने अपनी पॉकेट चेक की, लेकिन वियर्डली मेडिसिन बॉक्स नहीं बल्कि लुपिन के हाथ में थी। ब्यूटीफुल थीफ ने हाथ हिलाया और रूम गोल्डन लाइट से जगमगा उठा। वो अपने असिस्टेंट एरिक से मिलने के लिए ग्लास ग्रीन हाउस में भागा, जिसके हाथ में सिल्वर वॉल्ट थी। इस बीच शुन्निची अभी भी इशिकावा गोमुन की कहानी सुना रहा था, द नोटोरियस थीफ जिसे बॉयल करके मार दिया गया था, जिसके कारण उसके ब्रदर्स ने शहर में सबके यूटेंसिल्स चुराकर रिवेंज लिया। एक पॉटरी सेलर अपने यूटेंसिल्स चोरी होने के डर से अंदर सोया नहीं और थीव्स को पकड़ लिया। और बिल्कुल उसी स्टोरी की तरह जब सिल्वर वॉल्ट ओपन हुई, वहां रिंडो का हेड पड़ा था और चिल्ला रहा था, वे आ गए हैं। इसी समय हमारे हीरो ने भी सिचुएशन समझी और सीधे उन 2 ब्यूटीफुल थीव्स पर अटैक किया। पता चला कि दोपहर में लुपिन ने एनी को केज मैसेंजर समझ लिया था, इसलिए उसने सोचा भी नहीं कि वॉल्ट में फिट हो सकती है। लुपिन की मिसअंडरस्टैंडिंग भांपकर रिंडो ने शुन्निची को हार का एक्ट करने का निर्देश दिया। अब लुपिन मुश्किल में था, 1 के खिलाफ 2 की लड़ाई। एरिक चारों पैर भागा, लेकिन एक और डेंजरस पर्सन के आने से सिचुएशन और ट्रिकी हो गई। उसने मन ही मन सोचा कि एक मास्टर थीफ, 2 मॉन्स्टर्स और एक डायमंड, हर एक के लिए एक स्ट्राइक और डायमंड छीन लिया जाएगा। सडनली एक और बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ, ब्रिज कोलैप्स हो गया और सब ट्रैप्ड हो गए। लुपिन ने तुरंत क्लैरिफाई किया कि ये उसका काम नहीं था। बेशक ये लुपिन का नहीं था, बल्कि उस ओल्ड मैन के नेतृत्व में एक गैंग था जिसके हाथ में एम शेप्ड स्टाफ था। उन्होंने तुरंत गार्ड्स के एक ग्रुप को मार गिराया, जिससे बाकी लोग पैनिक में भाग खड़े हुए। झुमके पहने ब्रदर एलिस्टर, लेडी कैमिला, विक्टर और जैक से बना ये गैंग स्टाफ लिए ओल्ड मैन के पीछे पीछे फाइट में उतर गया। उन्होंने पूरे गार्ड्स की कतार को बर्बाद कर दिया। इस इविल गैंग ने अपने काम बहुत क्लियरली डिवाइड किया था। जैक ईस्ट में, विक्टर वेस्ट में और प्रोफेसर बैटन, एलिस्टर और कैमिला डिकॉइज बनकर। जैसे ही गैंग ने अपनी प्लान फॉलो करना शुरू किया, सिर्फ एलिस्टर और कैमिला ही बाकी बचे। गार्ड्स का एक और ग्रुप आया और उन्हें वार्न किया। उनकी बात खत्म होने से पहले ही दोनों ने पूरी स्क्वाड को खदेड़ दिया। कैमिला अपनी ड्रेस पर ब्लड स्टेन्स देखकर डिस्टर्ब थी। हालांकि वो एक वैम्पायर थी। उसने एलिस्टर को वेस्ट मिशन सौंपा, जबकि वो खुद ईस्ट में मैसेकर करने के लिए चली गई। कुछ ही स्टेप्स में कैमिला ने एक मेड को कॉर्नर में ट्रिम्बलिंग करते हुए देखा। कैमिला ने सिग्नल दिया कि वो उसे डाइंग प्लेजर तक महसूस कराएगी। उसने धीरे से उसकी नेक आटी और खून पीती रही जब तक कि मेड कोलैप्स नहीं हो गई। शुनिची के साथ उसी रूम में लुपिन ने इमीडिएटली रियलाइज किया कि कोई इल्लीगली मैंशन में इंट्रूड कर गया है, लेकिन ना तो शुनिची और ना ही रेनहो को इससे फर्क पड़ा। वे दोनों जैसे हंग्री टाइगर्स एक दूसरे पर टूट पड़े। रेनहो ने सीधे लुपिन पर स्वॉर्ड तानी, लेकिन लुपिन ने उसे सटल तरीके से चकमा दे दिया, जिससे शुनिची वहीं फ्रोजन रह गया। लेकिन अपनी मास्टरफुल मार्शल आर्ट स्किल से हमारे हीरो ने तुरंत जंप लगाई और रेनहो को इतनी जोर से किक मारी कि वो दूर गिर पड़ा। रेनहो पीछे हटना नहीं चाहता था। उसने तुरंत अपनी स्पीड रीगेन की, स्वॉर्ड उठाई और फिर से अटैक किया। शुनिची को याद आया कि आज रात का मेन कैरेक्टर तो लुपिन है। रेनहो को भी याद आया और वो लुपिन और डायमंड पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ा। क्लेवर लुपिन ने डायमंड आगे बढ़ाया जैसे सब खत्म हो गया हो, लेकिन तभी उस गोल्डन हेयर्ड मास्टर थीफ ने डायमंड को सीधे सीलिंग में बने होल से फेंक दिया। डायमंड सीलिंग पर रोल करता रहा, जबकि लुपिन अपनी मूव से खुश होकर एस्केप कर गया, रेनहो और शुनिची उस प्रेशियस जेम का पीछा करते हुए। उसी समय होम्स और वॉटसन भी वहां पहुंचे, लेकिन रिंदो ने मजाक में कहा कि वो पहले ही एक कदम स्लो हैं। होम्स ने उन्हें 5 इंट्रूडर्स के गैंग के बारे में बताया और रिंदो ने भी ज्वाइन करने की इच्छा जताई, क्योंकि वो गैंग के बारे में जानती थी। एरिक छिपा हुआ था, लेकिन नंबर 7 फातिमा ने उसे डिस्कवर कर लिया। ये फैंटम ब्रदर भी टारगेट पर था, और अगर वो खुद को रिवील भी ना करता, फातिमा अपने डिवाइन क्रॉसबो से उस पर अटैक करती। एरोज बियरली मिस्ड, डार्क में विज करते हुए, जबकि एरिक ने स्किलफुली उन्हें डॉच कर लिया। फैंटम ऑफ द ओपेरा अभी जंप ही कर रहा था कि एक एरो सीधे उसके बैक में लग गई। होम्स की तरफ भी सिचुएशन टेंस थी। हर जगह गार्ड्स की बॉडीज पड़ी थी। एक डाइंग गार्ड मदद की प्ली करता है, लेकिन उसे अलाइव बर्न कर दिया गया। इस क्रूअल एक्ट का कल्प्रिट कोई और नहीं बल्कि एक ल्यूटेंट था। उसने होम्स और वॉटसन को तुरंत रिकॉग्नाइज कर लिया,
लेकिन रिंदो के बारे में कुछ नहीं जानता था। होम्स ने उसे एक हेरेटिक समझा जो अपने क्रूअल रिचुअल्स के कारण खुद को फेमस मैजिशियन कहता था। अभी वो 5% ब्रूटल गैंग का सबऑर्डिनेट था। इस मैडमैन को रियल में वेपन्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि होम्स से फाइट करने और उसे मारने में ज्यादा थ्रिल मिल रही थी। उसने तुरंत अपने ओपोनेंट पर नीडल्स फेंकी। होम्स ने लेदर पैच उठाया और स्निफ करके दोनों थंब से एस्टिमेट किया कि वेपन यूज हो रहा है। फाइट बहुत इंटेंस थी क्योंकि बाद में एक स्पाई खुशी खुशी होम्स को मारकर उसे साइलेंस करना चाहता था। ईस्ट में एक अंकल लाइक स्पाई लेडी कैमिला से मिला और उसे एक कॉपर कैंडी दी। वुमन ने ब्रोकन कॉपर कैंडी एक वूंड के साथ लौटाई जो जल्दी हील हो गया। जब लगा कि अंकल की फेट डिसाइड हो चुकी, मैजिशियन शिजुकू दौड़कर आया और उस वुमन को किक मारा। शॉर्ट इंट्रोडक्शन के बाद एक्सप्रेशनलेस शिजुकू ने अंकल से पूछा कि क्या उसने एरिक नाम का फैंटम देखा है। नो सुनते ही उसने तुरंत परमिशन मांगी लीव करने के लिए, लेकिन क्वेरलसम वुमन ने उसे रोक दिया। हालांकि शिजुकू ने पोलाइटली लीव रिक्वेस्ट किया क्योंकि उसे फैंटम को ढूंढने के लिए रिंदो के ऑर्डर फॉलो करने थे। कैमिला ने रिंदो को भी थ्रेटन किया, जिससे शिजुकू के लिए फाइट में इन्वॉल्व होना अनिवार्य हो गया। हाइस डायमंड के बारे में जैसे ही लुपिन ने उसे कैच किया, रेनहो और शुनिची खुद को रोक नहीं पाए और हवा में ही एक दूसरे पर अफेक्शनेट पंचेस और किक्स बरसाने लगे। मार्शल आर्ट्स के एक राउंड के बाद डायमंड शुनिची के मुंह से निकलकर प्रेयर रूम के डार्क कॉर्नर में रोल कर गया। लुपिन शुनिची के साथ उसी रूम में एंटर हुआ और अनप्लेजेंट रेनहो से डील करने के लिए एक ट्रूस रिक्वेस्ट किया। शुनिची डिकॉय बनकर आएगा और लुपिन दूसरे फ्लोर से एम्बुश लगाएगा। रेनहो अंदर आया और डायमंड को सैनिटाइज करने की बातें करने लगा क्योंकि उस पर शुनिची की सलाइवा लगी थी। शुनिची ने एक्साइटमेंट से पुराने एक्विंटेंस के बारे में बताया जो बहुत क्लीन था और बुदबुदाया। एक दिन जब वो पर्सन बाहर वॉक कर रहा था और बर्ड्स की बीट उसके सिर पर गिरी, लुपिन ने एक बड़ी टेबल फ्लिप की जो सीधे रेनहो के हेड पर गिरी, जिसे रेनहो मर गया। लेकिन लुपिन जानता था कि रेनहो को गिराने के लिए सिर्फ इतना ही काफी नहीं था। इसी तरह नंबर 7 फातिमा भी फैंटम ऑफ द ओपेरा के सामने करते समय मुश्किल में थी। उसने एरिक की कोई आवाज नहीं सुनी और उसके बीम अटैक से गिर गई। वो भी फातिमा को खत्म करने के इरादे से तेज जंप करके नीचे आई। इधर शिजुकू को कैमिला से फाइट में प्रॉब्लम हो रही थी। उसकी मूव्स कैमिला को डिसीव नहीं कर पा रही थी, लेकिन जब शिजुकू ने सीधे कैमिला पर अटैक करके सिचुएशन फ्लिप किया तो फिर चालों की जरूरत ही क्या थी। लेडी कैमिला मेड शिजुकू की डेड ही अटैक से बचने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। मेड ने अपनी गन फायर की, जिससे कैमिला के शोल्डर पर सिल्वर बुलेट लगा, जिससे वो और होल्ड नहीं कर सकी। कैमिला आखिरी शॉट मारने ही वाली थी, लेकिन शिजुकू ने अपने लिप्स उसकी बॉडी से टच किए, जिससे वैम्पायर वुमन अपने बॉडी के टॉक्सिक पावर्स के जरिए दूसरों को कंट्रोल करने में केपेबल हो गई। मेड बस हेल्पलेसली देखती रही जब कैमिला हाथ जोड़कर फ्लैटरी भरे शब्द बोलते हुए धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी, जैसे मिठाई बनाने की इच्छा उसके कदमों में घुली हो। इसी बीच हाइलाइटर और होम्स की तरफ से भी इंटेंस गन फायर शुरू हो गई। बुलेट्स और पॉइजनस एरोज अपोनेंट्स पर बरस रहे थे, लेकिन होम्स के बुलेट्स खत्म होने के कारण वो थोड़ा वल्नरेबल हो गया था, जबकि हाइलाइटर की नीडल्स प्रैक्टिकली कभी खत्म नहीं हो रही थी। होम्स जब वॉटसन के साथ स्ट्रैटेजी पर चर्चा कर रहा था, तभी अलाइटर ने आराम से रिंदो से हीरे की क्रेविंग के बारे में बात की। उसने रिवील किया कि वो इस रूथलेस गैंग के लिए और नए मेंबर्स रिक्रूट करने के लिए वेयरवुल्फ्स खोज रहा था। रिंदो ने अपने मिसिंग बॉडी का जिक्र किया और अलाइटर ने साफ कहा कि उसका बॉडी अब उनके ऑर्गेनाइजेशन में है। इससे पहले कि रिंदो कुछ और कह पाता, होम्स बारित्सू स्किल के साथ अलाइटर पर अटैक करने के लिए दौड़ पड़ा। अलाइटर अपने ही पॉइजन में सेल्फ इन्फ्लिक्टेड हुआ और इस बाइटिंग पार्ट से बच नहीं सका। होम्स मौका देखकर उसे खत्म करने ही वाला था कि अचानक दीवार गिर गई। प्रेयर रूम की सीलिंग वाला आदमी नंबर 5 फातिमा के साथ नीचे गिरकर अपनी कलीग नंबर 7 रेनहो से कोलाइड हो गया। फातिमा और एरिक के आने से सीन और भी क्राउडेड हो गया और तभी भाई जैक खिड़की से अंदर कूद पड़ा। जैक की स्पेशल एबिलिटी के कारण ऐसा लग रहा था जैसे सभी खून के तालाब में डूब रहे हों। बिना वार्निंग के उसने फातिमा पर कई लीथल ब्लोज टारगेट किए। रेनहो भी दीवार से मजबूती से चिपके हुए थे और इसे एक ब्लो सहना पड़ा। इस केओस को देखकर लुपिन और एरिक ने डायमंड को टाइट पकड़ने की हिम्मत नहीं की, बल्कि क्विकली पीछे हट गए, जिससे शुनिची वहीं जैक का सामना करने के लिए रह गया। इसी टाइम रिंदो उस आदमी से फिर मिली जिसने उसका बॉडी चुरा लिया था। वॉकिंग स्टिक लिए बुजुर्ग जेम्स मोरियार्टी। वो केट से ही सब जानता था। उसके साथ आए 2 लोग। अमर का बॉडी उसके पास था और उसे वापस करने का कोई इंटेंशन नहीं था, क्योंकि ये एक प्राइसलेस स्पेसिमेन था। 8 साल बाद उसने एक नया क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन स्थापित किया, जिसमें वो दुनिया के रेयरेस्ट मॉन्स्टर्स को इकट्ठा कर रहा था। बड़े विजेता ने तुरंत एक चेयर मोरियार्टी के लिए रखा ताकि वो आराम से बैठकर अपने ब्रूटल करियर को रीस्टार्ट करने के कारणों को एक्सप्लेन कर सके। उसका एक फॉर्मर स्टूडेंट उसके बॉडी में मॉन्स्टर्स ट्रांसप्लांट करना चाहता था ताकि उसे ह्यूमन से बेटर स्ट्रेंथ मिले, और ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि जैक द रिपर था, जो अभी हमारे हीरो से फेस ऑफ कर रहा था। अपना इंट्रोडक्शन देते ही दोनों में हैंड टू हैंड कम्बैट शुरू हो गया। जैक को भी रियलाइज़ हुआ कि वो शुनिची से पहले कहीं मिल चुका है। दूसरी तरफ जेम्स ने गर्व से अपनी इनह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स का जिक्र किया। वो जापान में 2 रेयर क्रिएचर्स
मॉन्स्टर्स और इमॉर्टल बीइंग्स हंट करने आया था। मॉन्स्टर्स के केस में उसने सक्सेसफुली हाइब्रिड मॉन्स्टर्स ट्रांसप्लांट किए। हालांकि ज़्यादातर स्पेसिमेंस सर्वाइव नहीं कर पाए, लेकिन एक्सपेरिमेंट्स जैक की फिजिकल स्ट्रेंथ बूस्ट करने में सक्सेसफुल रहे। फिर उसे यूनिक इमॉर्टल क्रिएचर रिंदो मिला और उसका बॉडी जैक में ट्रांसप्लांट किया गया। लेकिन क्योंकि रिंदो मूलतः आर्टिफिशियल क्रिएचर था, उसे फुल इमॉर्टलिटी नहीं मिली, केवल एनहांस्ड इम्यूनिटी। इसके बाद उसने जैक में वैम्पायर ट्रेट सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट किए, जिससे उसे रीजेनरेटिव पावर्स और हाइटेंड सेंसेस मिली। इस पॉइंट पर सभी समझ गए थे कि वो डायमंड ढूंढ रहा था जो वेयरवुल्फ्स को अट्रैक्ट करे। प्रेजेंटली जैक जैसे आइडियल मॉन्स्टर के सामने वो ऑलमोस्ट अनबीटेबल था और हमारे हीरो के लिए उसका सामना करना बहुत टफ हो रहा था। डिस्पाइट ऑल एफर्ट्स, जैक ने शुनिची का हैंड टीयर कर दिया, जिससे उसका एक अटैक स्टॉप हो गया। शुनिची को जीत की उम्मीद की एक स्पार्क दिखी, लेकिन फिर भी जैक ने उसे एफर्टलेसली कई मीटर्स दूर फेंक दिया। जैक को शुनिची की याद आई क्योंकि उसके हैंड वुंड ने स्पेसिमेन नंबर 9 शुनिची को ठीक नहीं किया। सर्जरी के बाद सर्वाइव करने वाला एकमात्र व्यक्ति शुनिची था, जिसने जैक को डिस्टॉर्टेड ओल्ड मोरियार्टी का असिस्टेंट पहचान लिया। ये इमोशनल रियूनियन तब कोल्ड हो गया जब जैक ने सुना कि शुनिची लंदन में सर्कस परफॉर्म करने आया था। स्ट्राइप ब्रदर डायमंड लेकर चला गया, शुनिची को एक मिस्टीरियस स्माइल देते हुए। शिजुको अभी भी डिस्टॉर्टेड वैम्पायर वुमन द्वारा टीज की जा रही थी। जब वुमन डिस्ट्रैक्टेड थी, शिजुको ने क्रॉस के साथ उसके साइड में नाइफ गाड़ दिया, जिससे फाइट फिर से टेंस हो गई। लेडी कैमेला फ्यूरियस थी और शिजुको को फिनिश करना चाहती थी, जो अपनी फाइटिंग कैपेबिलिटी खो चुका था। जैसे ही लाल फायरवर्क्स ने स्काई लाइट किया, ये सिग्नल था कि जैक ने स्टोन हासिल कर लिया है। पूरा ऑर्गेनाइजेशन अपने लीडर जेम्स के साथ मैंशन से बाहर निकल गया, जो हंसते हुए नाइट पार्टी ऑर्गेनाइजेशन का इंट्रोडक्शन देते हुए बोला कि ये उनके लिए ऑनर की बात है। सब कुछ खत्म होने के बाद सभी मिस्टर फिलियस के लिविंग रूम में गैदर हो गए। शुनिची बाइडली इंजर्ड था, लेकिन शिजुको को देखकर मुस्कुराया, जो मैजिक पॉइजन से ग्रस्त था और एम्बैरेस्ड फील कर रहा था। लूपिन और फैंटम मेरिक ने वाटर लेवल का एस्टिमेट लगाकर सक्सेसफुली कैनाल से एस्केप कर लिया। उनके साथ वो सिल्वर सेफ भी थी, जिसे रिंदो लाना भूल गया था, जिससे डिटेक्टिव्स और मिस्टर फिलियस को बिटर डिफीट का सामना करना पड़ा। वॉर जोन के दूसरी तरफ नाइट टीम अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट कर रही थी। वो लोग डायमंड पर ड्रिंक कर रहे थे, लेकिन सरप्राइजिंग ट्विस्ट, जैक की पॉकेट में कोई जेम नहीं था। पता चला कि शुनिची ने जैक को प्रोफेशनल पिक पॉकेटिंग का डेमो दिया था। जेम वापस उसके रियल ओनर मिस्टर फिलियस को लौटा दी गई। सभी ने मिलकर इसे अल्ट्रा वायलेट लाइट में इसकी जांच की और समझा कि ये जेम इतना पॉपुलर क्यों था। जेम के सेंटर में रेड लेटर दंतों का जंगल ग्लोइंग था, सिग्नलिंग ब्लडी वॉर अगेंस्ट इनविंसिबल नाइट पार्टी 3 मेन कैरेक्टर्स के बीच में। 8 साल पहले ग्रुप जंगल में मॉन्स्टर्स का पीछा कर रहा था। उन्होंने एक वेयरवुल्फ और लड़की को क्लिफ एज तक पहुंचाया। मदर और चाइल्ड क्लिफ में छिप गए। मदर ह्यूमंस के कर्सेस के बीच अपने चाइल्ड को कंफर्ट देने की कोशिश कर रही थी। उस मैसेकर का अंत फायर में हुआ, जिसने पूरे टावर को ऐश में बदल दिया। अंदर की तस्वीर कुछ ऐसी थी जैसे एक माँ अपने बच्चे को गले लगाए हुए हो और उसे प्रोटेक्ट कर रही हो। उसकी आंखों में घृणा और डर दोनों ही झलक रहे थे। उसी समय हमारे शुनिची और 2 खूबसूरत महिलाएं ईस्टर्न जर्मनी की ओर जा रही थीं। उनका रास्ता विलेनडॉर्फ गांव की तरफ था, जिसका नाम सुनते ही लगे जैसे दूर से किसी की चीख सुनाई दे रही हो। रिंडो को भी अंदाजा था कि जेम्स का ऑर्गेनाइजेशन भी इसी गांव की तरफ बढ़ रहा है। शुनिची ने उत्सुकता से पूछा, क्या तुम्हारा कभी वेयरवुल्फ से सामना हुआ? रिंडो ने कामली बताया कि उसकी इनकाउंटर 150 साल पहले एक वेयरवुल्फ से हुई थी। लेकिन सबकी सोच के उलट ये वेयरवुल्फ्स वाइल्ड बीस्ट नहीं, बल्कि एक्सट्रीम ही इंटेलिजेंट क्रीचर्स थे। वो ह्यूमन से कम्युनिकेट कर सकते थे और हाइड होने में भी माहिर थे। उनके 3 फॉर्म्स थे, ह्यूमन, बीस्ट और बीस्ट ह्यूमन हाइब्रिड, और ये किसी भी फॉर्म में आसानी से ट्रांसफॉर्म हो सकते थे। ह्यूमन फॉर्म में वो नॉर्मल ह्यूमन से ज़्यादा अलग नहीं दिखते थे और सिंपल नाइफ से हमला किया जा सकता था। इस पर शुनिची ने तुरंत क्यूरियोसिटी भरे सवाल के साथ पूछा, क्या कोई ऐसा फॉर्म है जिससे उन्हें नॉर्मल नाइफ से नहीं मारा जा सके? रिंडो ने जवाब दिया कि हाँ, बीस्ट ह्यूमन फॉर्म में उनकी सेंसेस सुपर शार्प होती हैं और वो बेयर्स जितने बड़े हो सकते हैं। उनकी स्किन स्टील जैसी हार्ड होती है और बुलेट्स भी पेनिट्रेट नहीं कर पाती। उनकी हंटिंग इंस्टिंक्ट्स इतनी स्ट्रांग होती हैं कि वे अपने टारगेट्स का पीछा दुनिया के कोने कोने तक कर सकते हैं। शुनिची वेयरवुल्फ्स की ताकत देखकर इम्प्रेस्ड हुआ। उसने सोचा, क्या इनके भी कुछ वीकनेसेस हैं? रिंडो ने एक मुस्कान के साथ कहा, शायद प्याज, क्योंकि भेड़िए भी डॉग्स की तरह होते हैं। चलते चलते उनकी मुलाकात एक व्हाइट हेड ओल्ड मैन से हुई, जो लुइस नाम की लड़की को खोज रहा था। शुनिची ने जब ग्रीटिंग किया तो बूढ़ा हेनेमैन ज़्यादा फ्रेंडली नहीं था और अपनी गन निकालने ही वाला था। लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि ये लोग मॉन्स्टर इन्वेस्टिगेटिंग डिटेक्टिव्स हैं, उसने तुरंत मदद मांगने की कोशिश की। गांव में एक लड़की को एक वेयरवुल्फ ने एब्डक्ट कर लिया था। विलेनडॉर्फ में प्रवेश करते ही डिटेक्टिव टीम का स्वागत मिक्स्ड रिएक्शन से हुआ, कॉशियस और थोड़ा अनईजी।
विलेंडॉब एक पुअर विलेज था, न कोई स्कूल न कोई हॉस्पिटल और गेस्ट्स भी कम ही आते थे। गांव की सबसे यूनिक चीज़ बस एक शानदार वाटरफॉल थी। रिंडो ने गांव में मिसिंग पर्सन के बारे में पूछा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि ओल्ड मैन ने जैसे कई लोग पहले शिजुको को रिंडो समझ लिया। धीरे धीरे उन्होंने गांव के हेड की सबसे बड़ी बेटी नाडिया 15 की कहानी बताई। वो स्प्रिंग सीजन में लापता हो गई थी। अगले दिन उसकी बॉडी जंगल में गंभीर डिफॉर्मिटीज के साथ मिली। सभी ने कंक्लूड किया कि नॉर्मल वुल्व्स ऐसी ट्रेजेडी नहीं कर सकते, और यहीं से ये कहानी और सस्पेंसफुल हो जाती है। ये कोई वेयरवुल्फ ही हो सकता था। ठीक 4 महीने बाद उसी फेरीमैन की बेटी फिन भी गायब हो गई और उसकी लाश बहुत बैडली इंजर्ड मिली। फिर 4 महीने बाद एक फ्लोर मिल वर्कर की 13 साल की बेटी का भी यही फेट हुआ। तीनों ही इंसिडेंट्स रेनी नाइट्स में हुए थे, जब विक्टिम्स अपने घरों से बाहर निकले। और सबसे रीसेंट केस था लुइस का। वो पूरी रात चीखती रही, अपने पेरेंट्स से मदद की डिमांड करती रही। उसके पिता गस्ताव ने दरवाज़ा तोड़ने के लिए गन यूज़ की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लड़की गायब थी, बेड पर एक बड़ा ब्लड पूल और ब्रोकन विंडो छोड़कर। अजीब बात यह थी कि कल रात बारिश नहीं हुई थी। इन इवेंट्स के बाद गांव में र्यूमर्स फैल गए कि यहाँ एक वेयरवुल्फ हाइड कर रहा है, जैसा पहले भी होता रहा। रिंडो सोच रही थी, क्या पहले भी कोई ऐसी प्रेसिडेंट रही? ओल्ड हैनेमैन ने धीरे धीरे बताया कि 8 साल पहले गांव में एक वेयरवुल्फ था। उसने विलेजर्स के कोऑपरेशन से उसे किसी के हार्म होने से पहले ही भगा दिया। चर्च में क्लैक नाम के आदमी को बुलेट्स मारने की और बीटिंग की आवाज़ें गूंज रही थी। अनसर्टेनिटी थी कि वो कोई वेयरवुल्फ हो सकता है, वो कोई आउटसाइडर था। लकीली इसी स्ट्रगल के बीच ओल्ड हैनेमैन और डिटेक्टिव टीम वहां पहुंचे। शुनिची ने अपना इंट्रोडक्शन रिंडो में दिया। चर्च में लोग क्यूरियस थे कि केज के पर्दे के पीछे क्या है। रिंडो ने उन्हें केज खोलने से रोका क्योंकि क्राउड डर सकता था, लेकिन क्यूरियोसिटी ओवर पावर हो गई और केज खुद ही खुल गया। एवरीवन एक्साइटेड था, स्पेशली गस्टाफ, जो रिंडो को मारने के लिए गन निकालने वाला था। रिंडो एक हल्की मुस्कान के साथ बोली, गन नीचे रखो और मैं ये सीरियल मर्डर केस सॉल्व कर दूंगी। बीमार लेकिन स्मार्ट लड़की लुइस के घर पहुंचकर उन्होंने उसका बेडरूम देखा। सब कुछ तहस नहस था, जैसे अर्थक्वेक आया हो। रिंडो ने एस्टिमेट किया कि किलर चिमनी से घुसा होगा, क्योंकि पेरेंट्स ने लास्ट नाइट स्टोव यूज़ नहीं किया था। लेकिन चिमनी का एंट्रेंस इतना नैरो था कि कोई इजीली नहीं निकल सकता, और अगर कोई वुल्फ होता, फुटप्रिंट्स पीछे छोड़ने के अलावा एंट्री भी हार्ड होती। रिंडो ने इंपल्सिव कंक्लूजन अवॉइड किया और हैनेमैन से पिछले अटैक्स के टीथ मार्क्स कंपेयर करने को कहा। उसने शिजुको से सूटकेस से एक बॉल शेप्ड ऑब्जेक्ट भी लाने को कहा। जैसे ही रिंडो मुड़ी, उसने मदर से इंटरव्यू किया। लड़की व्हीलचेयर पर बैठकर खुद उतर सकती थी। मदर ने रात में उसे बेड में रखा और विंडो के एक पार्ट को क्लोज कर दिया था। ब्रोकन विंडो पहले से रिपेयर थी और उसे रीओपन नहीं किया जा सकता था। जैसे ही मदर ये बता रही थी, शिजुको आया। उसने रिंडो को दिखाया कि सीलिंग पर कोई फुटप्रिंट्स नहीं थे, कंफर्मिंग कि किलर विंडो से भागा। इसी समय रिंडो चिमनी के नीचे देख रही थी। शिजुको ने वहां से एक पिल्लो नीचे गिरा दिया। शुनिची ने अपने बिलावेड सॉइल स्टेन्ड पिल्लो को दयनीय नजरों से देखा और रिंडो से कहा कि उसे ब्लेम करना चाहिए, लेकिन रिंडो ने सिर्फ धीरे से धन्यवाद कहा। ओल्ड हैनेमैन भी एक बुक लेकर आया जिसमें ओल्ड वेयरवुल्फ के टीथ मार्क्स थे। दोनों मार्क्स आइडेंटिकल थे, जिससे रिंडो बहुत पजल्ड हो गई और किलर कॉपीकैट है या नहीं ये एनालाइज करना टफ हो गया। लेकिन सबकी एक्सपेक्टेशंस के उलट ये वेयरवुल्फ इंटेलिजेंट था और लुइस को सैक में लेकर जा रहा था। बेड ब्लड स्टेन था, लेकिन पाथ क्लियर था और रूम से कोई ब्लैंकेट मिसिंग नहीं थी, प्रूविंग कि वेयरवुल्फ ने पहले से सैक रेडी किया और पर्पसली रूम को मेसी बनाया, एक्टिंग क्रेजी। रिंडो के एनालिसिस के बाद लुइस के पेरेंट्स और भी ज़्यादा वरीड हो गए, लेकिन अब तक एविडेंस देखने के बाद रिंडो को बताना पड़ा कि लड़की के अलाइव रहने की प्रोबेबिलिटी बहुत लो है। लुइस के पेरेंट्स शॉक और हेल्पलेसनेस में बस देख रहे थे जब तीनों स्लोली विलेज हेड के हाउस की ओर बढ़े। डिस्ट्रेस्ड विलेज हेड ने कहा कि ये विलेज सिर्फ प्रे का प्लेग्राउंड था, जहां हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो वाटरफॉल के नीचे से लोग क्लिफ पर चढ़कर हंट करते थे। ही वॉज वरीड कि पूरा विलेज खत्म हो जाएगा। रिंडो का ध्यान सिर्फ ये था कि वाटरफॉल के नीचे वेयरवुल्व्स हैं या नहीं। उसने बताया कि लेजेंड के मुताबिक नीचे गुपेनहासे नाम का विलेज था। रिंडो ने पूछा, इजंट इट द फॉरेस्ट ऑफ फैंग्स? विलेज हेड ने उत्सुकता से पूछा कि क्या वो वेयरवुल्व्स हंट करना चाहते हैं, क्योंकि बिना प्रिपरेशन के नीचे जाना डेडली होगा। दे वर सरप्राइज की डिटेक्टिव टीम ब्लैक डायमंड की लेकर रेडी थी, लेकिन विलेज हेड ने रिफ्यूज किया टू शो द पाथ टू फॉरेस्ट ऑफ शार्प टीथ। रिंडो ने नेगोशिएट किया, 2 दिन में वेयरवुल्फ ढूंढ लूंगी, तो रास्ता दिखाओ। क्या वो वेयरवुल्व्स हंट करना चाहते हैं, क्योंकि बिना प्रिपरेशन के नीचे जाना डेडली होगा। दे वर सरप्राइज की डिटेक्टिव टीम ब्लैक डायमंड की लेकर रेडी थी, लेकिन विलेज हेड ने रिफ्यूज किया टू शो द पाथ टू फॉरेस्ट ऑफ शार्प टीथ। रिंडो ने नेगोशिएट किया, 2 दिन में वेयरवुल्फ ढूंढ लूंगी, तो रास्ता दिखाओ।
Meanwhile, two insurance company refs numbers 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 1, नंबर 4 और 3 भी पहुंचे। रिंडो को पता था कि फर्स्ट विक्टिम नाडिया विलेज हेड की ग्रैंड डॉटर थी। उसने हेड से पूछा, क्या आपको लगता है किलर सिर्फ यंग गर्ल्स को टारगेट कर रहा है? हेड ने इंडिफरेंस से कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उसे यंग गर्ल्स पसंद थी। रिंडो ने एनालिसिस किया कि किलर का मोटिव सिर्फ फूड नहीं है, क्योंकि वो सीजन और टाइम भी कंसिडर करता है। रिंडो ने विलेज हेड को एक मीनिंगफुल लुक दिया और पूछा, क्या आपको लगता है कि किलर विलेज का ही कोई है? हेड ने तुरंत कहा कि नहीं, विलेजर्स तो नॉर्मल ह्यूमंस हैं, वेयरवुल्व्स तो वेयरवुल्व से ही पैदा होते हैं। विलेज में सिर्फ 3 आउटसाइडर्स थे, डॉक्टर हैनेमैन, इंजीनियर क्लैक और आर्टिस्ट अन्मा। उसने सबको बहुत गौर से ऑब्जर्व किया था। इंसानी रूप में किसी वेयरवुल्फ को पहचान पाना आसान नहीं होता, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। बस थोड़ी चालाकी चाहिए, जैसे कानों के पास तेज स्मेल डाल दो या अचानक लाउड साउंड निकाल दो तो वे चौंक जाते हैं और एक पल के लिए अपना असली रूप दिखा देते हैं। 3 प्रवासियों पर उसने यही ट्रिक आजमाई थी, लेकिन वो बिल्कुल नॉर्मल निकले। रिंडो ने गांव के मुखिया की वेयरवुल्फ नॉलेज की तारीफ की और फिर धीरे से बोला कि ये क्रीचर्स बहुत ही खास तरीके से ब्रीड करते हैं। हर जेनरेशन अपने पेरेंट्स से ज़्यादा पावरफुल बनती है, जैसे उनका डीएनए खुद इवॉल्व हो रहा हो। अब क्रॉस या होली वाटर जैसी चीज़ें उन्हें डराने के लिए बेकार थी। उन्हें ख़त्म करने का सिर्फ एक ही तरीका बचा था, जब वो ह्यूमन फॉर्म में हो तो उनकी आंखों या मुंह पर परफेक्ट एम लगाना, वरना कुछ सालों में जब उनका जीनोम पूरी तरह परफेक्ट हो जाएगा तब उन्हें किल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। और हाँ, वही वेयरवुल्फ माँ बेटी जो पिछले एपिसोड में सिल्वर से नहीं डरी थी, वो इस कहानी के सेंटर में है। लुइस ने गलती से उस बेटी की आइडेंटिटी रिवील कर दी थी और उसी दिन से वो छोटा लुइस गांव का प्रोटेक्टर बन गया, एक तरह का हीरो। मिस्टर क्लैक के घर पर, जहां रोज रह रही थी, जो प्रेग्नेंट थी और 13 साल पहले घर छोड़कर चली गई थी, उसकी ब्यूटी और इंटेलिजेंस ने क्लैक को पूरी तरह दीवाना बना दिया था। स्प्रिंग फेस्टिवल से बस एक दिन पहले रोज ने लुइस को फूल तोड़ती अपनी बेटी समझ लिया। वो पास आई और सॉफ्टली बोली, अगर फूलों की खुशबू तेज लगे तो अपने कान और पूंछ मत दिखाना। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि लुइस ने ये बात सुन ली और क्यूरोसिटी में उसने वही चीज़ उस लड़की के साथ रिपीट कर दी। फिर क्या था, सच बाहर आ गया और उसी रात माँ बेटी का पीछा हुआ। दोनों को टावर में जिंदा जला दिया गया। अगले दिन क्लैक ने जांच की और वहां बस 2 जले हुए ह्यूमन स्केलेटन्स मिले। रिंडो ने क्लैक से पूछा कि उसके हिसाब से किलर कौन हो सकता है। क्लैक ने साफ कहा, न मैंने किया न हैनमैन ने। फिर शक गया किसी और पर, एक इमिग्रेंट पर, आर्टिस्ट एम्मा पर। एम्मा एक यंग पेंटर थी जो 5 साल पहले झरने की पेंटिंग बनाने इस गांव में आई थी। आर्ट स्कूल में पढ़ी हुई, आर्टिस्टिक फैमिली से, कम कम वो खुद ऐसा कहती थी। उसका घर ब्यूटीफुल गर्ल्स की पोर्ट्रेट से भरा हुआ था, जिनमें से ज़्यादातर वो लड़कियां थी जिनके पेरेंट्स ने उसे उनके लिए मेमोरियल पेंटिंग्स बनाने के लिए कहा था। जब रिंडो ने उससे पूछा कि क्या उसे किसी पर शक है, तो एम्मा ने बताया कि शायद सुनहले बालों वाला वो वुल्फ जिसे वो सुबह और शाम अक्सर देखती थी। वो रेयर गोल्डन फर्ड वुल्फ जंगल की दूसरी तरफ रहता था और उसे सिर्फ एम्मा ने ही देखा था, क्योंकि उसका घर गांव के बिल्कुल एज पर था। रिंडो ने उसकी बातों में कुछ गड़बड़ी नोटिस की। उसने 2 बातें ऐसी बोली जो मिसमैच थी। सबसे पहले, उसके फैमिली में कोई आर्टिस्ट नहीं था, और दूसरी, वो चारकोल पेंसिल को ऐसे पकड़ रही थी जैसे कोई रेगुलर पेंसिल पकड़े। ट्रेंड आर्टिस्ट ऐसा नहीं करते। तब रिंडो को समझ आ गया कि एम्मा ने सब खुद सीखा था। उसने अपनी बैकग्राउंड के बारे में झूठ बोला था। एम्मा मुस्कुराई, अपनी पेंसिल तोड़ दी और बोली, माँ बाप जल्दी चले गए, इसलिए शर्म आती है इस टॉपिक पर बात करने में। लेकिन उसकी आर्ट के लिए फीलिंग्स रियल थी। उसे बदलती चीज़ें ड्रॉ करना पसंद था, और हाल ही में लुइस के अंदर हुए बदलाव उसे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे थे। रिंडो की टीम वहाँ से निकलकर रॉयल वाटरफॉल पहुंची। उसकी खूबसूरती सच में मैस्मराइजिंग थी। वहीं उनकी नज़र पड़ी उस जले हुए टावर पर। माहौल अचानक हैवी हो गया। शिजुको ने चुप्पी तोड़ते हुए पूछा, क्या रोज सच में कभी इस गांव में रही थी? रिंडो ने कामली जवाब दिया, शायद वेयरवुल्फ विलेज में। दूर से एलेक्ट्रो और उसकी नाइट पार्टी की टीम उन्हें ध्यान से ऑब्जर्व कर रही थी। जैसे ही रात हुई, सब लोग ओल्ड हैनमैन के घर पहुंचे, उसी रात की घटना के बारे में पूछताछ के लिए। हैनमैन ने बताया कि उसने लुइस की चीखें सुनी थी, लेकिन जब तक वो अंदर पहुंचा बहुत देर हो चुकी थी।
रिंडो ने अचानक पूछा, लुइस के पेरेंट्स उसके साथ कैसा बिहेवियर करते हैं? हैनमैन कुछ बोलने ही वाला था कि रिंडो खुद बोल उठा, उसकी व्हीलचेयर के आर्मरेस्ट और फुट पैडल बहुत पुराने हैं, लेकिन पुश हैंडल एकदम नया है। इससे साफ था कि उसके पेरेंट्स उसे रेयरली सपोर्ट करते हैं। फिर रिंडो ने पूछा कि लुइस कभी अकेले बाहर गई थी। हैनमैन को याद आया, 1 साल पहले जब उसके पेरेंट्स बाहर थे, वो अकेली बाहर निकली। गांव में हड़कंप मच गया था। कुछ घंटों बाद उसकी व्हीलचेयर मिट्टी में फंसी मिली। जब पेरेंट्स ने पूछा कि वो अकेले क्यों गई थी, उसने कहा वह अपनी बहन अन्मा के घर जा रही थी। हैनमैन ने गैस किया कि शायद लुइस को अपनी बनाई पेंटिंग्स बहुत पसंद थी और वो अन्मा के घर और पेंटिंग्स देखना जाना चाहती थी, लेकिन वो फंस गई, डर गई और कई दिनों तक बाहर नहीं निकली। उसी दौरान शुनिची का ध्यान बस टेबल पर रखी कुकीज़ पर था और वो खुद को एक कुकी उठाने से रोक नहीं पाई। तभी रिंडो ने हल्की सी मिस्टीरियस स्माइल दी, जैसे उसने सब समझ लिया हो। जैसे ही शुनिची ने उस हार्ड कुकी को बाइट किया, कमरे में फुटस्टेप्स की आवाज़ आई। अंदर आई इंश्योरेंस कंपनी की 2 विमेन, एम्प्लॉय नंबर 3 और 4। बिना किसी ग्रीटिंग के उन्होंने सीधे अटैक कर दिया। एक डार्क स्किन्ड आदमी ने तुरंत हैनमैन को पकड़ लिया ताकि फेयर वुमेन बाकी ग्रुप से निपट सके, लेकिन शुनिची, जो दिमाग से ज़्यादा गट्ठी थी, बिना सोचे उस फेयर वुमेन पर टूट पड़ी, जबकि मेड शिजुको ने रिंडो को पकड़कर अटैक से बचाया। नंबर 4 वाले आदमी ने रिंडो को इंसल्ट करते हुए कहा, तू तो बदसूरत है। वहीं नंबर 3, जो ब्लॉन्ड थी, एलिस, इरिटेशन में बोली कि होम्स ने पहले ही उन्हें रिंडो की लोकेशन बता दी थी। आराम करने का वक्त ही नहीं मिला था और फिर से फाइट शुरू हो गई। लेकिन रिंडो ने जल्दी सोचा और दोनों साइड्स के बीच एक डील रख दी। अगर हम एक दूसरे की मदद करें तो मैं तुम्हें भी वेयरवुल्फ विलेज की खोज में शामिल कर लूँगा। एलिस इस बात से अग्री नहीं थी। उसे लगता बस इन्हें खत्म करके स्टोन लेना ही काफ़ी है। लेकिन हमारी स्मार्ट हीरोइन ने कामली कहा, अगर नीचे जाने का कोई रास्ता नहीं है तो ये डायमंड भी सिर्फ एक पेबल है। और यहीं से कहानी एक और डीपर मिस्ट्री की तरफ मुड़ जाती है। गांव के मुखिया के साथ हुए समझौते को पूरा करने के लिए सबको 1-2 दिन और रुकना पड़ा और फाइनली तभी उन्हें वो रास्ता मिला जो सीधे वेयरवुल्फ विलेज तक जाता था। समझौता दोनों इंश्योरेंस ऑफिसर्स के साथ तय हो चुका था, तो सब अपने अपने घर लौट गए। लेकिन उसी वक्त मेड शिजुको की हालत कुछ अजीब थी। वो मजबूर थी रिंडो और शुनिची को किस करते देखने पर। सीन खत्म होते ही उसने रिंडो को कस के हक किया और उसे वापस केज में ले गई, उस ऑकवर्ड किस वाली बात को पूरी तरह साइड में रखकर। फिर सबने फिर से लुया के मामले पर डिस्कशन शुरू कर दिया। रिंडो ने साफ कहा कि सबसे मेन क्लू वही विंडो है। ये सुनते ही शिजुको और शुनिची विंडो के दोनों तरफ खड़े हुए और जो उन्होंने देखा वो लिटरली शॉक कर देने वाला था। सामने नदी के उस पार अन्मा के घर को विलेजर्स ने चारों ओर से घेर रखा था। सब लोग उसे पकड़ने दौड़ रहे थे और अंदर अन्मा मानो पागल सी हो चुकी थी। गुस्ताव जोर से चिल्लाया। उसने अन्मा से पूछा कि उसने उसकी बेटी को क्यों ले लिया। अन्मा ने घबराकर जवाब दिया कि उसने उसे खा लिया है और वो बहुत टेस्टी है। गुस्ताव का दिमाग घूम गया। उसने गुस्से में गन निकाली और सीधे उस पर निशाना साध दिया। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। वो आर्टिस्ट अचानक अपना शरीर मोड़ने लगा और देखते ही देखते एक मैसिव बीस्ट, एक इंसान और जानवर का मिला जुला रूप यानी वेयरवुल्फ में बदल गया। एलिस ने सिल्वर बुलेट चलाई लेकिन कोई असर नहीं हुआ। शुनिची और शिजुको ने कंबाइन अटैक किया। शिजुको ने अपनी शार्प सिल्वर बायोनेट से हमला किया पर वो भी बेअसर रहा। तब हमारे हीरो शुनिची ने डिसाइड किया कि वो इस गोल्डन हेड वेयरवुल्फ से अकेले लड़ेगा। पहले के मुकाबले शुनिची ने महसूस किया कि इस बीस्ट की ताकत और डिटर्मिनेशन दोनों इनसेन हैं। भीषण फाइट के बीच एलिस ने उसे पकड़कर लगातार गोलियां चलाईं, जिससे वेयरवुल्फ का ध्यान उसकी तरफ गया। ये मौका शिजुको के लिए परफेक्ट था। उसने उसकी आंखों पर निशाना लगाया लेकिन अनलकीली शॉट मिस हो गया। बीस्ट रेज में आकर सीधे रिंडो के केज पर झपटा। मेड ने 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं किया। वो पीछे भागी और अपनी सिल्वर बायनेट से केज को पकड़कर वापस किनारे पर फेंक दिया। वेयरवुल्फ भाग निकला लेकिन शिजुको खुद बैलेंस खो बैठी और ऊंचे वाटरफॉल में गिर पड़ी। शुनिची और रिंडो बस चीखते रह गए, हेल्पलेस एंड शैटर्ड। सीन फेड होता है और एक नए दृश्य में एक लड़की नजर आती है जो वुडन प्लेटफॉर्म पर रखे कास्ट आयरन पैन पर बैठी है। एक बूढ़ी औरत उसे नन कहती है
और उसके प्रेग्नेंट पेट को देखकर कहती है कि उसने वंश विच्छेद करने की कोशिश की है, यानी किसी सेक्रेड रूल को तोड़ा है। वो औरत कहती है कि वो सिर्फ इसी गांव में रह सकती है, लेकिन लड़की आर्ग्यू करती है कि वो कहीं भी रह सकती है और अगर ऐसा है तो सबको यहीं रहना चाहिए। लेकिन इसलिए पहले कि वो कुछ और कह पाती, बूढ़ी औरत ने उसे जोर से धक्का दिया। सारे लकड़ी के बीम टूट गए और वो छोटी लड़की ऊपर से गिर पड़ी। कट होता है वापस शुनिची के ग्रुप पर। शिजुको को खोने के बाद पूरा ग्रुप डिप्रेशन में था। एलिस तो इतनी फ्यूरियस थी कि उसने तीनों मेन कैरेक्टर्स को खत्म करने का इरादा बना लिया था, क्योंकि उसे लगता था कि गांव के चीफ ने सबको धोखा दिया है। लेकिन तभी डॉन हुई, सूरज की रोशनी टकराकर छनकर आई और सामने का रास्ता साफ दिखा। जैगेड फैंग फॉरेस्ट का खूबसूरत नज़ारा था। शुनिची ने डायमंड निकाला उसकी जांच के लिए और सब उसी दिशा में निकल पड़े। अब वो सिर्फ 4 नहीं थे, द नाइट ग्रुप भी हरकत में आ चुका था। दूसरी तरफ लकी मेट शिजुको की आंखें खुली। वो एक इंसान और एक रेड वुल्फ के बीच लेटी थी। तभी एक वाइट हेड लड़की अंदर आई। उसका नाम नोरा था। उसने देखा कि शिजुको जाग चुकी है तो उसने साथ सो रहे दोनों को उठा दिया। कुछ ही पलों में वो रेड वुल्फ एक स्टनिंग रेड हेड वुमन वेरा में बदल गई। साथ ही में जेंटल सिस्टर कैरा भी उठ गई। वेरा किसी क्वीन नाम के आदमी को कॉल करना चाहती थी, लेकिन नोरा ने मना कर दिया, क्योंकि उसे पता था कि शिजुको क्रिमिनल नहीं है। असली अपराधी वो था जिसने पिस्टल के इस्तेमाल किया था। फिलहाल उन्होंने शिजुको के सारे वेपन्स जब्त कर लिए थे। असल में नोरा ने ही दोपहर को शिजुको को बचाया था, उसे वापस लाई और अपनी दोनों सोई हुई दोस्तों से कहा कि वो उसे वार्मथ दें। शिजुको को अजीब लगा जब नोरा ने उससे नैप लेने को कहा, जबकि वो रात का वक्त था। तब नोरा ने सॉफ्टली कहा, इंसानों की नाइट ही हमारी डे है। हाँ, वे सब वेयरवुल्व्स थीं और अब शिजुको वेयरवुल्फ विलेज में थी। लेकिन ये गांव भी शांति से नहीं था, क्योंकि वहां बारिश के मौसम में लगातार हत्याएं होती थीं। ये सुनकर शिजुको ने खुद को बर्ड केज डिटेक्टिव रिंडो की साथी के रूप में इंट्रोड्यूस किया। तीनों लड़कियां उत्साहित हो गईं और पूछने लगीं कि रिंडो कहाँ है। लेकिन जैसे ही शिजुको ने कहा कि रिंडो इंसानों के गांव से आने वाली है और जल्द ही यहाँ पहुंचेगी, उनके चेहरे का कलर ही उड़ गया। वो डर गईं और यहाँ तक कि उसे भगाने का भी सोचा। लेकिन जब शिजुको ने उनके साथ टी शेयर की और अपनी टी मेकिंग स्किल्स दिखाईं, तो माहौल बदल गया। उसकी बनाई नई स्पेशलिटी इतनी सूदिंग थी कि तीनों लड़कियां मुस्कुराने लगीं और उसने उन्हें खुलकर सब कुछ बताने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा, 1 साल पहले 4 महीने के गैप में बारिश के मौसम में 3 लड़कियों को लगातार मारा गया था। उनके चेहरे पर पॉइंट ब्लैंक गन शॉट था। विलेज के मैन यानी बीस्ट गैंग ने हत्यारे को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन बारिश ने उसकी सेंट मिटा दी थी। सभी विक्टिम्स यंग लड़कियां थीं जो मारे जाने से पहले बेहोश कर दी गई थीं। शिजुको ने क्यूरियोसिटी से पूछा, ऐसी कौन सी गन है जो साउंडलेस होती है? वो बोली, अगर कोई इंट्रूडर सच में विलेज में है तो किसी को नोटिस क्यों नहीं हुआ? नोरा थोड़ी इरिटेट हुई। उसने पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है? पर शिजुको ने कुछ नहीं कहा, बस जाने की परमिशन मांगी। बाकी दोनों लड़कियां घबरा गईं। उन्हें डर था कि बाहर निकली तो बीस्ट गैंग उसे पकड़ लेगी। इसलिए उन्होंने प्लान बनाया कि उसकी सेंट मिटाने के लिए किसी वाटर सोर्स का यूज किया जाए ताकि एस्केप सेफ रहे। फाइनल प्लान ये था, शिजुको ईस्ट की ओर लेक की तरफ जाएगी, जबकि नोरा वेस्ट साइड में बीस्ट गैंग को डिस्ट्रैक्ट करेगी। रेड हेड सिस्टर और ब्लैक हेड सिस्टर ने शिजुको को ड्राई ग्रास के ढेर में छिपाया और उसे ईस्ट की ओर पुश कर दिया। उन दोनों ने बात की कि यहाँ की लड़कियां कभी विलेज से बाहर नहीं जाती और अगर जाती भी हैं तो बीस्ट गैंग उन्हें पकड़ लाती है, क्योंकि ये सब लड़कियां प्रीस्टेसेस थीं। 13 साल से ऊपर की हर लड़की को कॉलर पहनना पड़ता था, जो उनकी पहचान थी, और उन्हें विलेज एल्डर के ऑर्डर्स फॉलो करने होते थे। नोरा खुद 4 साल की उम्र में इस वेयरवुल्फ विलेज में भाग आई थी और अगले हफ्ते वो ऑफिशियली वुमन बन जाएगी। लेकिन जैसे ही वो दोनों बात कर रही थीं, अचानक उन्होंने सामने देखा बीस्ट गैंग खड़ी थी और अब सीन बदल चुका था। ओरिजिनल प्लान पूरी तरह उलट चुका था। कारा जल्दी से कुछ सोचती है और सबको बताती है कि उसे बस एक सोफा बनाना है, इसलिए वो ढेर सारी सूखी घास ढो रही है। लेकिन जैसे ही वो वहां से निकलने वाली होती है, अचानक वाइल्ड बीस्ट के गैंग का एक मेंबर उसके कार्ट के व्हील में स्टिक घुसा देता है और बस एक पल में कार्ट पलट जाती है। तभी सबको शॉक लगता है क्योंकि अंदर शिजुको छिपी होती है। गांव के लोगों ने इंसानी सेंट सूंघी और 1 सेकंड में वो लोग वेयरवुल्व्स में बदल गए। माहौल टेंशन से भर जाता है। शिजुको तुरंत पीछे की ओर जंप मारती है, एकदम फ्लेक्सिबल मूवमेंट के साथ। काम और कंपोस्ट मेड ने भी तुरंत रिएक्शन दिया। उसने नियर बाय पड़ा वेपन उठाया और हवा में स्पिन करते हुए काउंटर अटैक करने की कोशिश की।
सीन सिनेमैटिक लग रहा था। हवा में डांस करते हुए शिजुको ने फाइनली सॉफ्टली ग्राउंड को टच किया। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो गांव के बीचों बीच लैंड कर चुकी थी। अब पूरा वेयरवुल्फ गांव उसे घेर लेता है। शिजुको को मजबूर होकर अपना वेपन नीचे रखना पड़ता है और अपनी फेट एक्सेप्ट करनी पड़ती है। उस गैंग का लीडर क्विन आगे बढ़कर पूछताछ शुरू करता है और कारा और वेरा से सवाल करता है। दोनों तो डर से कांप रही होती हैं, तो शिजुको खुद बोल पड़ती है, मैं यहाँ वेयरवुल्फ गांव को ऑब्जर्व करने आई थी। वो बताती है कि जब उसने दोनों लड़कियों को सूखी घास धकेलते देखा तो खुद को छिपाने के लिए अंदर घुस गई। लेकिन क्वीन इतना नाइव नहीं था। उसने तुरंत पकड़ लिया कि ये झूठ है, क्योंकि मेड ने गांव की ट्रेडिशनल आउटफिट पहनी हुई थी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाए, गांव की बूढ़ी लीडर रया वहां पहुंच जाती है। उसने किसी की बात नहीं सुनी। बिना एक पल गवाए उसने डिसीजन दे दिया, शिजुको को मार दो। लेकिन वेरा ने हिम्मत दिखाई और उसने रया को रोका और कहा कि नोरा ने शिजुको को बचाया था। ये सुनकर रया थोड़ा रुक गई, क्योंकि नोरा का नाम गांव में रिस्पेक्ट से लिया जाता था। फिर उसने तुरंत एग्जीक्यूशन रोक दिया और कहा कि पहले पूछताछ की जाएगी। लेकिन इस गांव में इंटेरोगेशन का तरीका भी अजीब था, थोड़ा क्रीपी भी था। उन्होंने शिजुको को एक ह्यूज वुडन प्लेटफॉर्म पर बिठाया। उसके नीचे हिडन ट्रैप मैकेनिज्म था। अगर वो झूठ बोलती तो फ्लोर खुल जाता और उसे पनिशमेंट मिलती। इस ट्रायल को लकड़ी की पहाड़ी कहा जाता था और ये सिर्फ उन लोगों के लिए यूज होती थी जिन्होंने सीरियस क्राइम किया हो। रया ने पूछताछ शुरू की। सबसे पहले नाम पूछा। शिजुको ने कामली कहा, शिजुको। फिर सवाल आया, यहाँ क्यों आई हो? शिजुको बोली, बस संयोग से आ गई। बस इतना सुनते ही बूढ़ी रया ने अपनी लाठी जोर से जमीन पर मारी और नीचे के कुछ बीम्स हटा दिए गए। प्लेटफॉर्म हिल गया। शिजुको थोड़ा लड़खड़ा गई और तभी ऊपर से एक बड़ा आयरन केज गिरा, जिसने उसे पूरी तरह घेर लिया। ये कोई नॉर्मल केज नहीं था, ये था फियर केज, एक साइकोलॉजिकल ट्रैप। रया लगातार पूछ रही थी कि शिजुको का असली उद्देश्य क्या है। बार बार ये इम्प्लाई कर रही थी कि वही कल्प्रिट है। अब कारा और वेरा चुप नहीं रह पाईं। दोनों आगे बढ़ीं और बोलीं कि शिजुको दोषी नहीं है, क्योंकि नोरा ने साफ कहा था कि शिजुको की गन अलग थी। इस पर रया ने फिर सवाल किया, तो फिर वो बंदूक लेकर यहाँ क्यों आई? शिजुको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर से एक बीम हटाई जाती है। सीन में टेंशन बढ़ती जा रही थी। तभी नोरा और कारा फिर खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं कि शिजुको का मास्टर इस केस को सॉल्व करने में मदद कर सकता है, लेकिन रया को ह्यूमन से कोई हेल्प नहीं चाहिए। शिजुको कामली जवाब देती है, मेरा मास्टर ह्यूमन नहीं है और वो जल्द ही यहाँ आएगा असली क्रिमिनल को ढूंढने। लेकिन इससे पहले कि कोई रिप्लाई आता, गांव में अफरा तफरी मच जाती है। बारूद और खून की गंध हवा में फैल जाती है। सबको खबर मिलती है कि नोरा मर चुकी है। और सबसे अजीब बात यह थी, बारिश भी नहीं हो रही थी। गांव के लोग और रया तुरंत वहां पहुंचते हैं। नोरा के बॉडी को देखकर सबका दिल टूट जाता है। बाकी लोग क्लूज ढूंढने लगते हैं। उन्हें इंसानी खून की गंध तो आती है, लेकिन ट्रेल कुछ ही दूरी पर खत्म हो जाती है। कोई नहीं जानता था कि आगे क्या हुआ। अब चीफ ने शिजुको पर ही आरोप लगाया, लेकिन सब जानते थे कि वो झूठ है। कारा और वेरा की आंखों में आंसू थे। उन्होंने शिजुको की तरफ देखा और कहा, अब तू ही बता डिटेक्टिव, अब क्या करें? शिजुको ने डीप ब्रेथ लिया और खुद केस सॉल्व करने का फैसला किया। वो सीन ऑब्जर्व करती है और जल्द ही उसे रियलाइज होता है कि नोरा को यहाँ मारा नहीं गया था, उसे घसीटकर यहाँ लाया गया था, क्योंकि आसपास खून के छींटे नहीं थे। सब शॉक थे। किसी ने पूछा, तो गोली की आवाज क्यों आई? अगर वो थ्योरी सही है तो 2 गोलियां चलनी चाहिए थी। तभी शिजुको ने ट्री ट्रंक पर नया बुलेट मार्क देखा, जो अभी भी गर्म था। सुराग मिल गया था, लेकिन पजल अभी भी अधूरी थी। उसने धीरे से कहा, काश मिस रिंडो यहाँ होती, वो इसे सॉल्व कर सकती थी। लेकिन अब गांव के लोगों का सब्र टूट गया था। वो बोले, काफी हो गया, इंसान पर अब भरोसा नहीं किया जा सकता। उन्होंने तय किया, गांव में घुसे किसी भी आउटसाइडर को मार दिया जाएगा। और जैसे ही ये फैसला लिया गया, दूसरी ओर रिंडो, शुनिची और 2 इंश्योरेंस एम्प्लॉइज जंगल में एंट्री कर रहे थे। शुनिची अपने यूजुअल बकबक और जोक से माहौल हल्का बनाए हुए था, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। रात की पार्टी से नीचे विक्टर दौड़ता हुआ आया। उसने एलिस को किक मारी और वो चट्टान से नीचे गिर गई। लकीली काय ने अपनी चेन से उसे वापस ऊपर खींच लिया। एलिस ने तुरंत कंट्रोल लिया और विक्टर पर गोली चला दी, लेकिन उस आदमी के कांसे और लोहे जैसे शरीर पर कोई असर नहीं हुआ। सीन फिर से इंटेंस हो जाता है। विक्टर ने शिजुको को पकड़ लिया और दोनों क्लिफ से नीचे गिर पड़ते हैं। नॉर्मली लगता कि अब एपिक 1-on-1 बैटल होगा, लेकिन नहीं, दोनों सरप्राइजिंगली सेफली लैंड करते हैं। रिंडो धीरे से विक्टर को थैंक्स कहती है, क्योंकि उसने इंश्योरेंस एजेंट से उन्हें बचाया था। शुनिची उसे उठाकर जाने लगता है, लेकिन विक्टर उसे उठा लेता है और पूछता है कि वेयरवुल्फ गांव कहाँ है। रिंडो जवाब देने से मना करती है और दोनों के बीच फिर से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। रिंडो कहती है शिजुको से दोबारा मिलने तक युद्ध विराम। विक्टर मान जाता है,
लेकिन बदले में एक डायमंड मांगता है कोलैटरल के तौर पर। फिर वो शुनिची को टॉन्ट करता है, लेट पहुंचने के लिए ब्लेम मुझे क्यों दे रहे हो। शुनिची बस हंसकर वहां से चला जाता है। विक्टर फिर आराम से लेट जाता है, फ्रेश एयर का मजा लेते हुए, और धीरे धीरे नींद में चला जाता है। दूसरी तरफ गांव में नोरा का फ्यूनरल चल रहा था। माहौल बेहद हैवी था। शिजुकू को कैद कर लिया गया था और वो बस एक छोटी सी खिड़की से फ्यूनरल देख पा रही थी। जंगल में उसी वक्त ब्यूटीफुल वुल्फ फॉर्म में वेरा धूप सेक रही थी। तभी उसकी नज़र रिंडो और शुनिची पर पड़ी। वो तुरंत दौड़कर वहां गई और जैसे ही उसने रिंडो को देखा, उसे इंस्टेंटली याद आ गया कि यही तो वही ब्लू हेड वुमन है, वही मिस रिंडो, वही डिटेक्टिव जिसके बारे में शिजुकू ने बताया था। तो दोस्तों सीन शुरू होता है यहीं से कि वेरा ने शुनिची के लिए एक ह्यूमन लाइक सेंट तैयार किया और उसे शिजुकू से मिलवाया। और यार ये रीयूनियन सच में बहुत ही इमोशनल था। रिंडो धीरे से पूछता है कि उसकी नौकरानी कहीं हर्ट तो नहीं हुई। शिजुकू बस स्माइल करते हुए कहती है कि वो ठीक है और इस बार शुनिची बहुत यूजफुल साबित हुई। शुनिची को भी रिवॉर्ड देने का मन था, लेकिन शिजुकू ने उसे पोलाइटली मना कर दिया। वहीं बाहर वाइल्ड एनिमल्स के गैंग ने एक अननोन स्मेल पकड़ी और तुरंत गैस कर लिया कि रिंडो आ गया है, तो वे सब वापस जेल लौट गए। इसी बीच रिंडो शुनिची से पूछता है कि क्या गांव में कोई आर्टिस्ट है जिसका नाम अन्मा हो, और यार उसे सरप्राइज हुआ कि ऐसा कोई नहीं था। अब जब उन्हें पता चला कि शिजुकू अभी भी रिलीज नहीं हुई है क्योंकि वो वाइल्ड गैंग को उनको ढूंढने के लिए प्रवोक कर सकती है, तो उन्होंने उसे छोड़कर क्राइम सीन इन्वेस्टिगेट करने जाना पड़ा। जंगल में डीप तक दौड़ते हुए अभी भी पीछे से स्क्रीम और शाउटिंग की आवाज़ें आ रही थीं। रिंडो फिर शुनिची से पूछता है कि तुम्हारे पास कैंडल्स हैं। शुनिची बताती है कि उसके पास बस एक ऑयल लैंप है। रिंडो कहता है बस यही मेरी प्लान के लिए काम आएगा। उस पेड़ के पास से गुजरते हुए जिस पे गोली मारी गई थी, रिंडो शुनिची से कहता है कि वो ब्लड स्टेन्स ऑब्जर्व करे और उस वियर्ड रॉक के चारों तरफ एक्सप्लोर करे। पैक ऑफ वुल्फ्स आ गए, लेकिन रिंडो चिल था, बस शुनिची को रॉक के चारों तरफ चेक करने को कहा। वुल्फ्स आते हैं लेकिन उन्हें कोई नहीं दिखाई देता क्योंकि हमारी फीमेल डिटेक्टिव की एक्यूरेट इन्फो की वजह से शुनिची और रिंडो सेफली केव में डिसेंड कर पाए। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है, गन शॉट की कोई आवाज़ नहीं आई और वुल्फ्स कल्प्रिट की सेंट पकड़ नहीं पाए। क्लियर था कि जगह साउंड प्रूफ और सील्ड थी। ब्लड ट्रेल फॉलो करते हुए उन्हें मिली एक ओल्ड स्टाइल पिस्टल जो कि गुस्ताव की लॉस्ट गन थी, और साथ में एक ब्लड स्टेन्ड बैग भी, प्रोबेबली वही बैग जिसका यूज विक्टिम को ले जाने के लिए किया गया था। ब्लड ट्रेल फॉलो करते हुए नाइट की बटरफ्लाइज उनके चारों ओर मंडराकर एक थिक पाउडर की लेयर छोड़ गईं। शुनिची ने देखा एक वियर्ड ब्लड पूल, और रिंडो एक्सप्लेन करता है कि अगर कोई ऊपर से खड़े होकर किसी स्लीपिंग पर्सन पर शूट करे तो वैसा ही ब्लड पैटर्न बनेगा। केव के दूसरे कॉर्नर में कुछ सिंपल गोल्ड और प्राइवेट बिलोंगिंग्स मिले। वॉल बेस पर 551 डिफरेंट मार्क्स और फांसी स्थगित करो लिखा हुआ था। इधर ह्यूमन विलेज में लुइस का डेड बॉडी मिला। केव में दोनों डिटेक्टिव्स को अन्मा का भी शव मिला जिसकी नेक पर फेटल वूंड था। रिंडो ने मिस्टीरियस स्माइल दी। लग रहा था कि दोनों केसेस कनेक्टेड हैं। केव के अंत तक पहुंचते पहुंचते वे बर्न टावर तक पहुंचे और सिर्फ 2 घंटे लगे। मिस्टर हेरनमैन उनसे मिलते हैं और लुइस के बॉडी के बारे में बताते हैं। यहाँ से स्टोरी और डार्क हो जाती है। रिंडो ओपनली रिवील करता है कि लुइस के पेरेंट्स ने अपनी बच्ची को विलेज की गॉडेस बनने से पहले ही अबैंडन कर दिया था। जो दिन लुइस जंगल में फ्लावर्स तोड़ रही थी और रोज से मिली थी, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पेरेंट्स उस बर्डन से एस्केप करना चाहते थे। लिटिल गर्ल को जेस का ट्रूथ रिवील करना पड़ा ताकि वो अडॉप्ट होने के लिए अपनी यूजफुलनेस प्रूव कर सके और ये भी छुपा सके कि पेरेंट्स ने उसे एक्चुअली अबैंडन किया था। केस समझते हुए रिंडो कहता है कि उन्हें विलेज लौटना चाहिए। वे वेयरवुल्फ विलेज लौटने के लिए केव से बाहर निकलते हैं, लेकिन अचानक 2 इंश्योरेंस एम्प्लॉयज़ ने सब कुछ देख लिया। उन्होंने पूरे ह्यूमन विलेज को वेपन्स के साथ लेकर सारे वेयरवुल्फ्स को एलिमिनेट करने का डिसाइड किया। वेरा को पता चला कि शिजुकू की गन मिसिंग है। उसने कस्टडी ऑफर की ताकि वाइल्ड गैंग का कोई मेंबर उसे ढूंढ ना पाए, लेकिन ऑब्वियसली ये सिर्फ एक क्लेवर ट्रिक थी। वेरा हमारी हीरोइन और रिंडो को शिजुकू रेस्क्यू और उसकी गन वापस करने के लिए गाइड करती है। मीनवाइल कारा हैरान है क्योंकि वीविंग रूम में सभी अनकॉन्शियस हैं और वैम्पायर लेडी उसे कंट्रोल करने की कोशिश करती है, जिससे वो भी अनकॉन्शियस हो जाती है। वाइल्ड गैंग को ये ट्रिक कैच हो जाती है और क्विन डिसाइड करता है कि पूरे मेन टीम से निपटना होगा। नाइट पार्टी में विक्टर और अल्टर रिलैक्स होकर बातें कर रहे थे, जबकि शुनिची बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं था। उसे 3 पावरफुल वुल्फ्स को हैंडल करना था,
लेकिन मेन कैरेक्टर की स्ट्रेंथ के हिसाब से शुनिची के लिए सिर्फ 3 नहीं बल्कि 30 वुल्फ्स भी कोई इशू नहीं थे। उसने हर वुल्फ को प्यार से एक पंच मारा और तीनों अनकॉन्शियस हो गए। रिंडो ने नोटिस किया कि वुल्फ्स की स्क्रीम्स नहीं आई, मतलब उसकी प्लान सक्सेसफुल रही। वेरा को नॉर्थ ईस्ट से एक वियर्ड स्मेल आती है, लगता है ब्लड की। जब दोनों इंश्योरेंस एम्प्लॉइज वेयरवुल्फ विलेज का मैसेकर करके खुश हो गए तो उन्होंने पूरे ह्यूमन विलेज को भी अटैक कर दिया और आग लगा दी। वुल्फ्स की मदर और चाइल्ड को फायर में फेंकते हुए मिस्टर हैनिनमैन स्टन्ड थे, जैसे उन्हें प्रीमोनिशन हो गया हो। बट ह्यूमन विलेजर्स और ये एम्प्लॉइज ही एनिमीज नहीं थे। विक्टर और अल्टर ने अपने एंसेस्टर से मिलने के लिए डजन ऑफ वेयरवुल्व्स भेजे। फियर से विलेज हेड रिया ने सबको एक क्राउड में इकट्ठा कर लिया। यहाँ रिंडो शिजुकू को कारा ढूंढने का ऑर्डर देता है और खुद वेरा के साथ काम करती है। शिजुकू वीवर्स हाउस पहुंचती है और पाती है कि कारा मैजिकल पॉइजन से अनकॉन्शियस है, जबकि लेडी कैमिला आराम से सिल्क पाइल पर सो रही है। शुनिची की तरफ उसे विक्टर और इंश्योरेंस एम्प्लॉय काई से भी सामना करना पड़ता है। मैसिव शोडाउन के हिंट्स मिलते हैं। एलिस की डायरेक्ट एनकाउंटर एल्टर से होती है। लेडी कैमिला ने अपनी बेली स्ट्रेच की, आईज ओपन किए और हमारी मेड को देखते ही दोनों सुपर हीरो मूवी स्टाइल एक दूसरे का नाम चिल्लाते हैं और फिर फाइट शुरू होती है। मीनवाइल इंश्योरेंस एम्प्लॉय नंबर 4 भी विक्टर से क्लैश करता है। काई सिर्फ एक हिट मारता है और विक्टर इंस्टेंटली अनकॉन्शियस हो जाता है। लकीली शुनिची मदद के लिए दौड़ता है। काई ने शुनिची को चेन्स में बाइंड किया, सोचकर फाइट जीत ली, लेकिन विक्टर ने अपने हाथ तोड़कर उस पर फेंके। काई स्टैगर करता है और शुनिची एक्सप्लॉइट करते हुए एक फास्ट किक लगाता है, जिससे एम्प्लॉय सीधे ट्री ट्रंक से टकराकर गिर गया और आगे फाइट में अनेबल हो गया। शुनिची ने हीरा वापस मांगा और विक्टर ने उसे देने में फुल कोऑपरेशन किया। हमारे हीरो रिंडो अपने बॉडी की सिचुएशन के बारे में पूछने बैठता है। विक्टर धीरे से बताता है कि वो अभी भी सुरक्षित है, बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट किया गया है और लंदन HQ में रखा गया है। और वो ऐड करता है कि अगर कोई उसे वापस पाना चाहे तो फाइट करने का स्वागत है। एलिस की तरफ से देखा जाए तो वो एल्टर की एंडलेस नीडल्स के सामने थोड़ी वीक लग रही थी, लेकिन अपनी इंटेलिजेंस से उसने तुरंत एक स्पेड उठाया और उस पर शूट करने की स्ट्रैटेजी बनाई और रीडायरेक्टेड बुलेट्स भी सही टारगेट पर लगी। दूसरी तरफ वो टॉप्ड गाय गिर गया। शिजुकू की साइड में लेडी कैमिला के साथ सिल्क बैटल भी बेहद टेंस था। शिजुकू ने एक हार्ड लेसन सीखते हुए सारे ब्यूटीफुल सिल्क को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक डिसाइसिव स्ट्राइक की। शिजुकू कैमिला के मैजिकल पॉइजन से बेहद अलर्ट थी। कैमिला को ये पता था, इसलिए उसने शिजुकू से कहा कि अगर वो एक बार बाइट करे तो शिजुकू उसके पॉइजन से इम्यून हो जाएगी। शिजुकू को शक था और पूरी तरह विश्वास नहीं हुआ, इसलिए उसने बहुत केयरफुल फाइट की। लेकिन अल्टीमेट गोल ये था कि वो डिसाइसिव लेडी कैमिला से अपना कॉन्फ्रंटेशन खत्म करे, इसलिए उसने ब्लैंकेट बिछाया और कैमिला पर फायर किया। कैमिला शिजुकू की थाई पर एक क्लीन वुंड भी लगा पाई, लेकिन वैम्पायर लेडी के वर्ड्स के अकॉर्डिंग शिजुकू पर कोई असर नहीं हुआ। हालांकि वेयरवुल्फ गर्ल्स जिनके पास मैजिक पॉइजन था, उन्होंने कैमिला की कमांड फॉलो की और शिजुकू को सर्कल में ले लिया, जिससे वो गिर गई और टेम्परेरली फाइटिंग कैपेबिलिटी खो दी। मीनवाइल कैमिला नॉन लीथल वुंड के साथ फिर से मौत तक फाइट करने का प्रॉमिस करते हुए वहां से चली गई। एलिस विक्टोरियस एक्सप्रेशन के साथ दूसरी तरफ टॉप गाय की बॉडी की इंस्पेक्शन करने गई। जब उसने टॉपी हटाई तो पता चला कि वो आदमी एक्चुअली एल्टर था। रियल एल्टर ने उसकी नेक में पॉइजनस नीडल इंजेक्ट की और फिर जीत के भाव से स्माइल की। मीनवाइल वेयरवुल्फ विलेज आग की लपटों में एनगल्फ हो गया था और उन्होंने ह्यूमन विलेजर्स को सराउंड कर लिया। शिजुकू, रिंडो और वेरा दोनों विलेज के मीटिंग पॉइंट पर पहुंच गए, जबकि शुनिची को अलग मिशन दिया गया। रिंडो ने पूरे कॉन्फिडेंस से कल्प्रिट का पर्दाफाश किया। हिडन कल्प्रिट खुद को रिवील करती है। शी वॉज द गोल्डन वुल्फ ऑफ द वेयरवुल्फ विलेज, ऑल्सो कॉल्ड नोरा, एंड ह्यूमन विलेज की लुइस भी वही थी। एक्चुअली वही जेस थी जिसने सालों पहले आग से बचकर खुद को हाइड किया था। लुइस का डिसअपीयरेंस डेलिबरेट था। रूम पर डस्ट ना होने से पता चला कि कल्प्रिट चिमनी से जंप नहीं कर सकती थी, यानी फोर्स्ड एंट्री नहीं हुई थी। एक ह्यूमन और एक वुल्फ का डिसअपीयरेंस जहां वुल्फ नहीं घुसा था, वो सिर्फ इसलिए पॉसिबल था क्योंकि लुइस ओरिजिनली ये वुल्फ ने अपनी आइडेंटिटी बदलकर ये काम किया। अब जब ये कंफर्म हो गया कि लुइस ही जेस है, तो रिंडो ने ये इन्फर किया कि अन्मा के डिस्गाइज में वुल्फ टीथ के फेक मार्क्स लुइस द्वारा लगाए गए थे और लुइस की मिमिक्री एक छोटी लड़की जैसी दिखने वाली बस जेस ही कर सकती थी। अब लास्ट नाइट नोरा की डेड बॉडी का क्या? केव में नाइट बटरफ्लाइज बेहद सेंसिटिव थे, लेकिन लास्ट नाइट वेयरवुल्फ विलेज में जो फेयर स्किन गर्ल की डेड बॉडी मिली थी, उसके क्लोथ पर कोई पाउडर नहीं था। ये कंफर्म करता है कि किलर ने डार्कनेस में काम किया और केवल वही वेयरवुल्फ कैपेबल था। और जिस वेयरवुल्फ ने लुइस को डिसअपियर किया या जो वेयरवुल्फ नोरा को लास्ट नाइट मार सकता था, वो नन्ही जेस ही थी। लास्ट नाइट फाउंड कॉर्प्स लुइस की ही थी, जो अलाइव जेस या प्रेजेंट डे नोरा जैसी दिखती थी। ये रीजनिंग इस बेसिस पर थी कि रियल लुइस केव में थी
वॉल बेस पर मार्क्स थे और मार्क्स शॉर्ट डिस्टेंस तक ही खुदे थे क्योंकि लुइस ना तो स्टैंड कर सकती थी ना वॉक। ऊपर से लाइंग लुइस पर गॉन शॉट से बने वियर्ड ब्लड स्टेन्स के आधार पर इन्फ्रेंस था कि लास्ट नाइट नोरा की कॉर्प्स असल में लुइस की ही थी। नोरा ने लुइस की सेंट हाइड करने के लिए उसे पानी में डुबोया, फिर क्लोथ्स पहनाए और डिसेबल्ड गर्ल को शूट किया और फाइनली वेयरवुल्फ टाइप को मिसगाइड करने के लिए अपने ब्लड से कवर किया। लुइस के लास्ट केस में उसने नोरा की कॉर्प्स को वेयरवुल्फ विलेज से ह्यूमन विलेज में ले जाकर उसे डिसमेंबर किया ताकि इल्यूजन बने कि लुइस पर अटैक हुआ है, और गन शॉट वुंड भी हाइड किया गया। कंफर्मेशन के लिए रिंडो और वेरा ने नोरा का कॉफिन खोदा और ताबूत अंदर से एम्प्टी था। रिंडो के एलिगेशंस पर नोरा ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ प्रिटेंड करने के लिए कुछ बार कट किया। और ये ट्रेजेडी शुरू हुई थी बहुत पहले, 13 साल पहले। जेस की मदर रोज वियर्ड रूल्स के कारण वेयरवुल्फ विलेज छोड़ गई थी। 8 साल पहले जेस की मदर रोज आग में मर गई, लेकिन वो छोटी कॉर्प्स फॉक्स टावर में रही। जेस बच गई और नोरा नाम से वेयरवुल्फ विलेज में वापस आ गई। और उस छोटी बच्ची ने उन विलेजर से नफरत नहीं छोड़ी जिन्होंने उसकी मदर को वहां से भगा दिया, और ह्यूमन से भी जो उसकी मदर को मार दिया। तो उसने दिन रात प्लानिंग की। 1.5 साल पहले लुइस की डिसअपियरेंस की घटना इसलिए हुई क्योंकि नोरा ने खुद को उसकी जगह रखा। रियल लुइस सीक्रेट केव में ले जाई गई। केव में लुइस ने कभी भी लाइफ को हेट नहीं किया। वो खुशी खुशी नोरा के साथ उस विलेज से रिवेंज लेने में लगी रही। टाइम के साथ वो नोरा और लुइस दोनों नामों से रह रही थी। दिन में लुइस, नाइट में नोरा। अलग अलग टाइमिंग्स और टनल्स के कारण नोरा ने 6 मंथ्स तक सीखने और एक्ट करने के बाद पहला केस शुरू किया। सभी केसेस में छोटी गर्ल्स को टारगेट किया ताकि दोनों विलेजेस में डीप हेट्रेड पैदा हो। और लास्ट केस में लुइस का अबडक्शन और नोरा की डेथ। स्मॉल गर्ल ने डेलिब्रेट प्लान से लुइस का अबडक्शन एक्ट किया, लेकिन अचानक रिंडो अराइव हो गए, इसलिए उसने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर दी। किसी और को टारगेट किया। चोजन पर्सन अनवा थी जिसे आर्टिस्ट किल किया गया था। बाद में नोरा ने उसका डिस्गाइज लिया और वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म हो गई। फिर नोरा छोटी एस्केप कर गई और शिजुकू को बचा लिया। ह्यूमन विलेज में शिजुकू पर फॉल्स एक्यूजेशंस ना लगें, इसलिए नोरा ने डेलिब्रेट कैप्टिव बनाया और जंगल में फेक डेथ ऑर्केस्ट्रेट की। नोरा ने कहा कि उसने ये सब शिजुकू को थैंक यू कहने के लिए किया, सिर्फ एक चाय के कप की वजह से। रिंडो ने ये डिड्यूस किया कि नोरा ने ऐसा दोनों विलेजेस में डीप हेटेड पैदा करने के लिए किया, और फिर डोर्स ओपन करके दोनों विलेजेस में फाइटिंग और मैसेकर ऑर्केस्ट्रेट किया। बीच में नोरा ने इंटरप्ट किया और कहा कि रिंडो अभी तक स्टोरी के फाइनल ऑब्जेक्टिव तक नहीं पहुंचे हैं। विलेज को बाय बाय कहने के लिए वापस चली गई। विलेज चीफ रिया ने दर्द में स्क्रीम किया और वेयरवुल्फ किंग से प्ली की कि नोरा को वापस बुला ले। नोरा केव में एंटर हुई और तुरंत शुनिची से एनकाउंटर हुई, जो उसे चेन से पकड़ने के मिशन पर थी। उसने उसे साइड में हटने को कहा, लेकिन शुनिची ने रिफ्यूज किया। थ्रेट देने के बावजूद प्लेफुल शुनिची बस रास्ता ब्लॉक करने में मजा कर रही थी। वेयरवुल्फ किंग की पावर से स्मॉल गर्ल ने इंस्टेंटली सभी कैंडल एक्सटिंग्विश कर दी। डार्क फाइट नोरा के फेवर में था, लेकिन शुनिची अपनी स्पेशल म्यूट एबिलिटी के कारण जैसे ही नोरा के बाल झड़े उसने तुरंत उसे चेन से बांध दिया। रिंडो पहुंचे और आस्क टू रिलीज द गर्ल। फीमेल डिटेक्टिव अपोलोजाइज्ड फॉर मिसअंडरस्टैंडिंग नोराज ऑब्जेक्टिव। रिवील हुआ कि नोरा ने ह्यूमन गर्ल जो रिजेंबल करती थी वेयरवुल्फ गर्ल्स को कैप्चर किया, डिस्टॉर्ट किया और ह्यूमन विलेज में उनकी फेक डेथ ऑर्केस्ट्रेट की, क्योंकि वो उनका फेट बदलना चाहती थी, उन्हें रिलीजियस ब्रीडिंग टूल्स के लिए नहीं। इससे पहले कि उनका फेट और ट्रेजिक हो, उसने 3 गर्ल्स को रिलीज किया। प्रिजन केजेस में फंसी महिलाओं के फेट से सिंपैथी रखते हुए रिंडो ने नोरा को जाने दिया। शुनिची ने पूछा कि क्या उसने डेलिब्रेट डिले किया दोनों विलेजेस को लेसन सिखाने के लिए। कोई आंसर नहीं मिला तो उसने आगे पूछा कि दोनों विलेजेस का क्या होगा। रिंडो ने कहा देल रिटर्न एज दे वर। उसने इतना देखा कि आगे आउटकम अननोन था। शुनिची ने वही ट्रेडिशनल माउंटेन यल की स्टाइल में स्क्रीम किया, जैसे सुबह के साथ सभी ह्यूमंस और मॉन्स्टर्स को जॉगिंग कर रही हो। और इसी के साथ ये एनीमे खत्म होता है, लेकिन ऑनेस्टली इसे समझना आसान नहीं था। इसमें हिडन मीनिंग्स थे जिन्हें पकड़ने के लिए थोड़ा हाई IQ और ध्यान चाहिए था। अब बताओ, क्या तुमने वो डेप्थ महसूस की या बस स्टोरी देखी? नीचे कमेंट में बताओ, देखते हैं किसने सच में इसे अंडरस्टैंड किया है।